अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? यार ये कौन बंदे हैं जो चमक-धमक पे वही कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दो, चमक-धमक पे इतना ना ध्यान दो, वो आ जाएगी, वो आ भी जाएगी, वो चली भी जाएगी, उसका नहीं है मसला। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हमारा जो होगा सेशन क्वेश्चन आंसर नहीं, सिर्फ़ आपको मुझे ही सुनना पड़ेगा, ठीक है? बड़ी मजबूरी के साथ। तो उसमें हम बात करेंगे सोर्सिंग से रिलेटेड। अब अगर हम तरतीब से देखें तो स्टार्टिंग में आइडिएशन को मैंने बेसिक रखा, ठीक है। एक उसमें जो वो आइडिएशन टूल का था कंसेप्ट वो आपके साथ शेयर कर दिया और हमने पिछले 2 वीक्स में आई गेस कोई 4-5 सेशंस में घुमा के यही बात की कि एक प्रोडक्ट को वैलिडेट कैसे करना है। बेसिक सारी चीज़ें हमने 1-2 दफ़ा बस बताई कि भई ये इसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडिंग ना हो, किसी की डोमिनेंसी ना हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें उस साइट पे देख ली, रेवेन्यू को वैलिडेट कर लिया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा 7 लेयर्स हमने देखी उसके लिए कुछ जद्दोजहद भी सीख ली कि कैसे जद्दोजहद करनी है। जो पूरा वो स्टार्क शीट बनाना, फिर उसके बाद उसको 7-8 जो 6 से 7 तकरीबन एक्स्ट्रा वैल्यूएशन के पॉइंट्स थे, उनकी बेसिस पे इवैल्यूएट कैसे करना है, ठीक है? उसकी बेस पे हमने रिहर्सल भी कर ली, 3-4 केस स्टडीज़ भी देख ली। उसके बाद जो है वो बजटिंग से रिलेटेड भी बात कर ली। अच्छा जी, अब ल ल एज़्यूम कर लें कि आपने प्रोडक्ट भी ढूँढ लिया, आपने उसको वैलिडेट भी कर लिया है, लाइक जिस तरह लास्ट सेशन में 1-2 अप्रूव भी हुई थी। उसके बाद जो है वो आपको वो थॉट प्रोसेस भी शेयर हो गया, आपको पता चल गया किन 7-8 एक्स्ट्रा चीज़ों को मैंने देखना है, आपको बेसिक आइडिया भी देखने का आ गया, ठीक है? वो जो जीएस का रेवेन्यू था। अब आपकी प्रोडक्ट उस लिहाज से अप्रूव है, फॉर एग्ज़ाम्पल। आगे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैलकुलेशन करनी थी, तो वो कल वाले सेशन में हमने उसको देख लिया कि हम अपनी प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे एडजस्ट करेंगे। वो एक मोटी-मोटी सी चीज़ आ गई, वो भी देख लिया हमने, ठीक है। उसके आगे आ जाएँ हमारा वैट का, पेटेंट का, ट्रेडमार्क का सेंस है कि ट्रेडमार्क कैसे लेके आना है, वैट कैसे लेके आना है, ये सारी चीज़ें आ गई हमारी। पेटेंट चेक कैसे करना है, उसको क्रॉस मार्केट में स्प्रेड कैसे करना है, वैट के बारे में बात हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। इसको भी हमने जी पेटेंट भी चेक कर लिया, हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल अच्छी है। अब हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं कि आगे कैसे बेचना। ये इसके लिए हमारा कल का सेशन आपने मिस किया ना, तो वो कुछ तो फिर होगा। उसको कल वाले सेशन में उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बात ये आ जाती है हमारी कि ये सारी चीज़ें हो गई, पेटेंट भी आपका क्लियर निकला है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब नेक्स्ट चीज़ आज बात आ जाती है डिज़ाइन सिलेक्शन के ऊपर ना। जो इसकी केस स्टडी है या जो इसमें प्रैक्टिकल गो थ्रू करना है, वो हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। आज जो उससे रिलेटेड कांसेप्ट्स हैं या किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होता है पर्टिकुलरली उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये आपका पेटेंट और प्रोडक्ट सिलेक्शन इसके बाद काफ़ी की स्टेप है डिज़ाइन सिलेक्शन। मैंने काफ़ी ऐसे खुद भी फ़िलहाल अपनी भी गलतियाँ काफ़ी की हैं जिसमें देखा कि रॉन्ग पैक की सिलेक्शन से, पुअर कलर की सिलेक्शन से, ठीक है? एक्स्ट्रा जो है वो वैल्यू ऐड करने के चक्कर में कैसे जो है वो प्रोडक्ट सफ़र करती है, ठीक है? और उससे सीखा भी बहुत कुछ है। और वैसे भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं मार्केट में भी कि वो प्रोडक्ट जिस तरह मैं लास्ट टाइम पे बात कर रहा था, जिसको हमें लॉन्च करने में सिर्फ़ 1200 पाउंड, 1400 पाउंड तकरीबन लगे थे। लोगों के उसमें 35-35 हज़ार पाउंड लगे हैं ड्यू टू पुअर डिज़ाइन सिलेक्शन। उसकी इतनी डिमांड नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। उन दोनों चीज़ों से भर के समझ-बूझ नहीं है, स्किल या उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो दोबारा-दोबारा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ब्लीडिंग करते जा रहे हैं, पीपीसी चलाते जा रहे हैं। रीज़न नहीं समझ लग रही कि कोर वजह क्या है। तो ये बात काफ़ी की स्टेप है। अच्छा, अब आज हम उसके जो कुछ हमारी कोर चीज़ें होंगी कि जिनको हमने देखना है, वो ये आ जाएगा कि जी डिज़ाइन की सिलेक्शन किस पॉइंट से करनी है। सेलिंग प्राइस की मार्केट में क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए? मतलब आपकी जो भी सेलिंग प्राइस हो उसको उसके सिलेक्शन के पीछे क्या बैकग्राउंड आपकी रीज़न क्या होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे आप अपनी सेलिंग प्राइस की फाउंडेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हमने डिज़ाइन सिलेक्शन करनी है, तो क्या 4-5 पैरामीटर्स हैं, क्या 4-5 केपीआईज़ हैं, जिनके ऊपर नज़र रखनी है, जिनको देखना है जिनको इंक्लूड करना है अपने एनालिसिस के।
डेफिनेटली ये भी सारी हमारी अप्रोच डाटा ओरिएंटेड होगी, जैसे प्रोडक्ट वैलिडेशन के दौरान थी। कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं इस चीज़ को देखना, ठीक है। डिज़ाइन की जो सिलेक्शन है वो बेसिकली होती कितनी तरह की है, और हर तरह के डिज़ाइन सिलेक्शन को डील कैसे करना है। अच्छा, इन द एंड जब हमने अपने डिज़ाइन को पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद जो हम सिलेक्ट करेंगे ना डिज़ाइन, देखें जिस तरह जो बात होती है ना डिज़ाइन सिलेक्शन की, तो वो बात आ रही है जो पहला कोर्स बेबी माइलस्टोन आ जाएगा या छोटा आजकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, वो है डिज़ाइन की सिलेक्शन का। डिज़ाइन सिलेक्शन मीन्स के मार्केट में जो अवेलेबल जितने डिज़ाइन है, कोई प्लास्टिक में बेच रहा है, कोई वुडन में बेच रहा है, कोई ग्रीन कलर का प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई ब्लू कलर की बेच रहा है, कोई बंदा जो पैक ऑफ 30 बेच रहा है, कोई बंदा जो है वो पैक ऑफ 10 बेच रहा है, ठीक है। कोई बंदा जो है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स की प्रोडक्ट्स बेच रहा है, व्हाटसोएवर, उनमें से बेस्ट चीज़ को किन पैरामीटर्स की बेस पे सिलेक्ट किया जाए, दिस विल बी लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1। जो सेकंड नंबर पर आएंगे, सेकंड नंबर पर बात आ जाएगी कि उसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड करनी है टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ, ठीक है। फिर उसकी बात को कुछ एग्जांपल्स के साथ, मैं डेफिनेटली प्रोडक्ट के नाम तो नहीं कोट कर पाऊंगा, क्योंकि जो आपको एग्जांपल्स दूंगा वो रियल लाइफ होंगी, प्रैक्टिकल होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल होने की जब वो प्रोडक्ट्स वो हैं जो कि मैं खुद चला रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो आई वॉन्ट बी एबल टू गिव द नेम, लेकिन मैं उनकी पूरी लॉजिक रीजन बताऊंगा, एंड इंशाल्लाह आई गेस कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। उसके अंदर सेकंड स्टेप पे हमारी बात आ जाएगी कि हमने वैल्यू कैसे ऐड करनी है, ठीक है। थर्ड स्टेप जो कि काफ़ी लोग बताते हैं, मेरे ख्याल से किसी ये कोई ऐसी खासा चीज़ नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी बड़ी ज़रूरी है कि कॉस्ट सेविंग कैसे करनी है सोर्सिंग के दौरान। इसमें मैं सप्लायर से नेगोशिएशन की बात नहीं कर रहा, मैं एफबीएफई के लिहाज से बात करूँ, काफ़ी है, लेकिन एक चलो मैं भी उसको अपने लिहाज से क्लियर करूँगा, क्योंकि एक जितने भी बिगिनर लेवल के या इवन इंटरमीडिएट लेवल के या कभी कभार एक्सपर्ट लेवल के भी बंदे होते हैं, तो दे डोंट हैव आइडिया कि कैसे कॉस्ट कैसे क्लाइंट की सेव करनी है डिज़ाइन सिलेक्शन के दौरान। डिज़ाइन सिलेक्शन के अंदर हमने अपने कॉस्ट के फैक्टर को कैसे इंक्लूड करना है, ये हमारा आ जाएगा थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, ठीक आ गया। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर हम आगे जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की हैं उसकी वैलिडेशन को कितनी ज़रूरी है, कैसे करनी है, क्या वो जो मैंने अपनी तरफ से बड़ा तीर मार लिया वो इट कैन गो इन बोथ है ना, या ये सक्सेस भी हो सकता है या ये बहुत ही पथेटिक फेलियर भी हो सकता है, उसको कैसे चेक करना है। तो ये एक 4 इसके माइलस्टोन्स आ जाएंगे हमारे, और इन द एंड फिर हम उसमें थोड़ी-सी सोर्सिंग से रिलेटेड बात कर लेंगे अगर टाइम ने इजाज़त दी, वरना इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो ये एक मोटा-मोटा सा इसकी चीज़ है कि जिसको हमने डिस्कस करना है। अब सबसे पहले अगर स्टार्टिंग में आ जाएँ, डिज़ाइन सिलेक्शन की बात करें, तो डिज़ाइन सिलेक्शन के लिहाज से हाँ जी। अच्छा, तो जब भी डिज़ाइन की बात आती है ना, तो 3 तरह की चीज़ें आती हैं, 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिनके अंदर से आप लोगों को सिलेक्शन करनी पड़ती है। पहले इसकी बात आ जाएगी ऐसी चीज़ जिसमें कि एक कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एंड यूज़र सेम है, ठीक है? और प्रोडक्ट का जो इंटेंशन है या जो यूटिलिटी है या जो पर्पज़ है वो भी सेम है, लेकिन डिज़ाइन ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास गार्लिक प्रेस की। वो एक आपने देखा होगा लीमू निचोड़ की तरह भी होगा, एक आपने देखा होगा बिल्कुल क्रशर की तरह भी होगा कि वो गार्लिक को नीचे रख के बिल्कुल ऐसे क्रश कर दो, ठीक है? इसकी आप दूसरी एग्जांपल कह सकते हैं कि टूथब्रश है, एक सिंपल टूथब्रश भी है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी है। एक इस तरह के हमारे पास डिज़ाइन आ जाता है। दूसरा हमारे पास एक जो सिलेक्शन की बारी आती है वो आ जाता है, कोई बंदा लेट्स से वो मार्शमैलो स्टिक्स की एग्जांपल ले लें, या आप एग्जांपल ले लें लेट्स से टेनिस बॉल्स की एग्जांपल ले लें। कोई बंदा उसमें मार्शमैलो स्टिक है, कोई बंदा जो है वो मार्शमैलो स्टिक कह लें, वो बारबेक्यू स्टिक्स कह लें। कोई बंदा उसमें पैक ऑफ 10 बेच रहा होगा, कोई बंदा पैक ऑफ 15 बेच रहा होगा, कोई बंदा पैक ऑफ 20 बेच रहा होगा, ठीक है ना? टेनिस बॉल्स की बात कर ले, कोई बंदा सिंगल बेच रहा होगा, कोई बंदा सेट ऑफ 2 बेच रहा होगा, कोई बंदा सेट ऑफ 6 बेच रहा होगा, तो पैक की बात आ गई। इसी के अंदर ही, इसी कैटेगरी के अंदर ही एक दूसरी आ जाती है कलर की बात, कि कोई बंदा कोई चीज़ जो है वो रेड कलर की बेच रहा होता है, कोई ब्लू कलर की है, कोई सिल्वर कलर की है, इस तरह से वो डिफरेंशिएशन आती है। ये दूसरी टाइप का आ गया डिज़ाइन। तीसरी डिज़ाइन सिलेक्शन उस तरह की आती है कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल अगर आप ले लें तो
एक तो काफ़ी कुछ पीछे कुछ लोगों की प्रोडक्ट्स भी आई हैं, 5-6 लोगों की जिनके अंदर ये एग्जांपल थी, लेकिन डेफिनेटली वो उन्होंने मुझे पर्सनली शेयर किया था। आई कांट शेयर दैट, लेकिन इसकी एक अच्छी अगर आप एग्जांपल है तो कटलरी सेट हो सकता है, बड़ी मशहूर मतलब प्रोडक्ट है, मशहूर ज़माना प्रोडक्ट है कटलरी सेट ना। तो उसमें क्या चीज़ आ जाती है कि कितने चम्मच लगाने हैं, कितने आपने फ़ोर्क यूज़ कर उसमें आने हैं, कितने स्पून आने हैं, बड़े साइज़ के स्पून कितने आएँगे, छोटे साइज़ के स्पून कितने आएँगे, ठीक है ना? तो मल्टीपल कंपोनेंट्स क्या-क्या कंपोनेंट मिला के, या इसकी एक दूसरी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, ये प्रोडक्ट इतनी डूएबल नहीं है शायद, तो इसलिए शायद उसकी अच्छी एग्ज़ाम्पल बन जाए, वो है सुशी किट। अब उसमें एक जो है ना वो सुशी का मैट भी आ जाएगा, एक उसके चॉपस्टिक भी आ जाएँगे, एक कोई तीसरी चीज़ और भी उसका शायद कोई बाउल भी आ जाए, कोई चौथी चीज़ और उसकी एग्ज़ाम्पल आ जाए। वो करते-कराते मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिला के चीज़ बनती है। ये 3 तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें हमने सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा वो लर्निंग माइलस्टोन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, वो ये चीज़ आ जाएगी कि मार्केट में जो डिज़ाइन्स अवेलेबल हैं या जो चीज़ें अवेलेबल हैं, हमने उनमें से कैसे सिलेक्ट करना है कि व्हिच वन इज़ द बेस्ट। अच्छा, जो इसकी बेहतरीन चीज़ है ना, सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा हमारा यूसेज, हमारे उसका जो स्टार्ट शीट है दोबारा, सबसे पहले उसी का यूसेज आ जाएगा। और स्टार्ट शीट को हमने यूज़ करना है इस तरीके से कि हमने इसमें ये चीज़ चेक करनी है कि जो करंट अवेलेबल डिज़ाइन्स हैं, उनकी कन्वर्जन का क्या मामला है। अगर आप देखें कन्वर्जन के लिहाज से, एक बात आती है ना कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना कि भई व्यूज़ कितने हैं, पेज व्यूज़ कितने हैं, ठीक है? और कितने लोग यहाँ फेसबुक की ज़ुबान में बात कर ले तो इंप्रेशंस कितने हैं, ठीक है? उसके आगे फेसबुक की ज़ुबान में ही आगे चले तो वो कह देता है क्लिक्स कितने हैं, और अमेज़न आगे आ जाता है कि जी सेशंस कितने हैं, कितने लोगों ने आपकी लिस्टिंग को खोल के देखा। आगे फिर दोनों में आ जाती है ऑर्डर की बात। अब मसला ये है कि हमारे पास इंडिविजुअली मतलब अपना तो चलो होता है डाटा, कंपैरेटर्स का कोई पेज व्यू का डाटा नहीं मिलता। सिर्फ़ वो स्पॉन्सर ब्रांड की उसमें ना पीपीसी की रिपोर्ट में वो दिखाता है कि क्या उनके इंप्रेशन पड़ रहे हैं और उनकी सीटीआर और कन्वर्जन क्या है, वैसे आम तौर पर नहीं दिखाता है अमेज़न। अभी तक वो डाटा नहीं मिला। तो हमारे पास पेज व्यूज़ की एक्सेस नहीं है। हम उसको थोड़ा-सा अपने ज़हन में तोड़-मरोड़ के चीज़ करते हैं कि जो कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम है ना, हम उसको उसका एक पैरामीटर कंसीडर कर लेते हैं कि भई ये इसका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जब हमें मिल जाएगा, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ऑडियंस मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 की ज़ुबान में, या उन्हीं कीवर्ड्स का आप एसएफआर अगर निकालें ब्रांड एनालिटिक्स से, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक, तो उसकी ज़ुबान में कितना कितने इंप्रेशन पड़ते हैं इसको, या कितने लोग इसको देखते हैं। डेफिनिटली दिस इज़ नॉट द डायरेक्ट पैरामीटर, पेज व्यूज़ नहीं आपको बता रहा, लेकिन आपको गेज करने के लिए कंपेयर करने के लिए एक पैरामीटर दे देता है। कि ये आपका तकरीबन व्यूज़ आप कह लें या इंप्रेशन कह लें, उसके बराबर की एक चीज़ मिल जाती है, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, ऑर्गेनिक, ठीक है? आगे जो बात आ जाती है सेशंस की या उधर क्लिक्स की, उसका भी अमेज़न हमें डाटा नहीं देता, उधर हम ब्लैंक हैं, ठीक है ना? लेकिन इनके अगेंस्ट हमें जो डाटा मिलता है वो ये जो टूल्स हैं, थर्ड पार्टी टूल्स हैं, जंगल स्काउट या हीलियम 10, ये आपको आपके कंपैरेटर्स का ऑर्डर बता देते हैं। तो वो जो फाइनल वाला, अब पेज व्यूज़ मिल गए, सेशन या क्लिक्स नहीं मिले और मुझे मिल गए ऑर्डर्स मिल गए। तो मैं इसकी जब रेशियो निकाल लेता हूँ तो वो मेरी परफेक्ट कन्वर्जन तो नहीं है, परफेक्ट कन्वर्जन तो होगी जब बीच वाला पैरामीटर हम किसी तरीके से फेच कर पाएँगे, ठीक है? अगर वो नहीं है तो इसको ऑर्डर को रख के और इधर से इंप्रेशन को या उसको पेज व्यूज़ को रख के जब हम इनकी रेशियो निकालते हैं तो दैट इज़ नॉट अगेन द परफेक्ट कन्वर्जन, ठीक है? लेकिन ये हमें एक अच्छा अंदाज़ा दे देता है कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग खरीद रहे हैं। सेल के लिहाज से कर लें तो एग्ज़ैक्ट खरीदने का पता चल जाएगा। रेवेन्यू का वो कर लें अगर प्राइस तकरीबन सेम है, या रेवेन्यू भी पैरामीटर एक अच्छी विंडो है, उसको देखने के लिए आपको आइडिया हो जाता है। तो अब सबसे पहली तो चीज़ ये है कि हमने उसको मैं इधर जो है ना वो ऐसा करता हूँ कि थोड़ी-सी स्क्रीन शेयर करके इसको लिखना ही शुरू कर देता हूँ ताकि आइडिया बेहतर हो जाए आपको। ताकि थोड़ा-सा जो है ना वो डिज़ाइन सिलेक्शन की ये हमारी आ गई बात। जो फर्स्ट है वो है टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सेलिंग डिज़ाइन आउट ऑफ ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, ठीक है? ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब इसमें जो पहला हमने कंपोनेंट यूज़ करना है वो हमारा आ जाएगा जिस तरह मैंने बताया हमारी स्टार शीट के ऊपर। ये हमारा रेवेन्यू और सर्च वॉल्यूम की रेशियो, और इसका मैंने आपको पूरा एक वो लिंक एक्सप्लेन किया कि कैसे
ये एक लॉजिकल जो है वो चीज़ बनती है आपकी कन्वर्जन को देखने के लिए। मैं बार बार कह रहा था मैं कि शायद ये अभी तक भी किसी के माइंड में अगर इसकी क्लैरिटी ना आई हो कि क्यों हम इसको यूज़ करते, तो वो रीज़न मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। अच्छा, ये स्टार्क शीट आ गई, इसमें हम इसका रेवेन्यू और कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम के रेशियो को देख लेंगे। अगर तो सारे, मतलब जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था, टू फाइंड आउट द एनोमली, अगर तो एनोमली नहीं है तो डेट इज अ गुड पॉइंट, मतलब हर बंदा एक ग्राउंड लेवल पे खेल रहा है और आप डिजाइन सिलेक्शन में आपको इतना शायद डरने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाके वैल्यू एडिशन की चीज को देख सकते हैं। लेकिन अगर इधर कोई बंदा अच्छा कन्वर्ट कर रहा है और कोई बंदा पुअर कन्वर्जन कर रहा है, इवन वो कुछ सेंस में ही है, तो यू नीड जस्टिफिकेशन। वो आपने देखा ना कि कुछ थोड़े सेंस में ही आती है। अगर आप परसेंटेज में जाएं तो 1.7% एक की होगी, 2.13 एक की होगी, ये आपने फर्क देखा होगा। किसी की 2.55 होती है। अगर हम वो सेल और कैप्चर सर्च वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं रेवेन्यू और कैप्चर सर्च वॉल्यूम की बात करूं, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक की 80 सेंट्स है, एक की 55 सेंट्स है, एक की 30 सेंट्स है, ये तकरीबन तकरीबन एक की 45 सेंट्स है। तो क्यों है भाई, ये क्यों चीज़ है? ठीक है। एक तो हमारे पास जो हम इसके रीजन जो जब इसको कैप्चर करने हैं ना, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे ये चीज़ कि इसका रेवेन्यू और कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की रेशो, जिनकी सेम है उनको भी साइड पे कर लिया, जिनकी कम है उनको भी साइड पे किया, और जिनकी बहुत ही अच्छी है उनको भी साइड पे किया। उसके बाद हमने सीधा जाके जो उसकी पहली रीजन आपकी बनती है ना, अब आप वो कन्वर्जन के परस्पेक्टिव से देखें ना, आप अपनी नजर रख लें कि कौन सा डिजाइन बिक ज्यादा रहा है। कन्वर्जन मैटर करती है। अगर आप सिर्फ बात करें रेवेन्यू के हिसाब से गेज करना चाहें तो वो अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि एक बंदे को देखते ही 100 लोग हैं, 100 में से अगर 10 खरीद रहे हैं और दूसरे को 1000 में 200 में से सिर्फ 15 खरीद रहे हैं, तो सिर्फ वो 15 की सेल है और दूसरे की 10 की सेल है, इट डजंट मीन कि 15 वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर एक बंदे को 100 में से 10 लोग खरीदते हैं, ठीक है, और दूसरे को 200 में से 15 लोग खरीदते हैं, तो सिर्फ 15 ऑर्डर, उसके 5 ऑर्डर ज्यादा हैं 10 वाले की बजाय, तो इट डजंट मीन कि वो बिकता ज्यादा और हम उसके डिजाइन को कॉपी कर लेंगे। इसीलिए हम ये इस फॉर्मूले की बेस पर चलेंगे कि नहीं भाई उसने सर्च वॉल्यूम कितना कैप्चर किया हुआ, वो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स का। अब उसकी बेस पे सबसे पहले तो ये हमारा कंपैरिजन आ गया, सबसे पहले तो हमने इस चीज को देख लिया ताकि सबकी ग्राउंड हो जाए लेवल की। उसके बाद जो सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे ना, हम इसका या तो उनकी लिस्टिंग्स को आप खुद जाके देखें, आइडियली जो कि बेहतर चीज़ है, या उसके अलावा आप इसका एलक्यूएस स्कोर देखेंगे कि आपने इनका लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन को चेक करना है। अब लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन को हम वो नेक्स्ट संडे के बारे में बात करेंगे कि हमने कंपैरेटर से ज़्यादा बेहतर इमेजेस और कंटेंट कैसे मेक श्योर करना है। कंटेंट की बात, मैं कॉपी राइटिंग नहीं, आपको कॉपी राइटिंग के बेसिक्स डेफिनेटली ज़रूर बता दूंगा, लेकिन ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस तरफ जाएं। मैं आपको कीवर्ड्स को स्टफ करने के लिहाज से उसमें गाइडेंस दूंगा, और दूसरे नंबर पर इमेजेस के लिहाज से भी कि क्या गाइडलाइन है इमेजेस के लिए, वो चीज़ आ गई। लेकिन अभी आपने देखना है कि जिसकी पुअर है रेवेन्यू और कैप्चर सर्च वॉल्यूम की रेशो, उसकी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर देखना। हम लोग पर्सनली सेलर स्प्रेड का चेक करते हैं, क्योंकि हमारा अपना एनालिसिस है कि सेलर स्प्रेड का एलक्यूएस ज़्यादा एक्यूरेट है हीलियम 10 की बजाय। लेकिन बड़ा सादा तरीका है, सिर्फ 10 लिस्टिंग होंगी, तो 10 लिस्टिंग को घुमा के खुद आप एक बार ना चेक कर लें, एल उसका एलक्यू स्कोर भी देख लें। एलक्यू स्कोर के अलावा उसकी लिस्टिंग को खुद भी देख लें कि कैसी इसकी इमेजेस हैं, रेटिंग कैसी है, रिव्यू कैसे हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर नेगेटिव रिव्यू कितने शो हो रहे हैं। ठीक है, ए प्लस कंटेंट इसका अवेलेबल है या नहीं है, और इसके कंटेंट को कॉपी करके उसके अंदर से कीवर्ड्स को जो है वो आप रेड कलर कर दें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड ये बंदा यूज कर रहा है। तो ये 5-6 चीजें आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी लिस्टिंग की क्वालिटी कैसी है। एक तो ये फैक्टर है, जिसकी लिस्टिंग की क्वालिटी अच्छी होगी डेफिनेटली वो कन्वर्ट अच्छा कर रहा होगा, और या जिसकी लिस्टिंग की क्वालिटी बुरी होगी डेफिनेटली वो बुरी कन्वर्जन कर रहा होगा। अब ये दोनों पैरामीटर्स को आपने एक्सक्लूड करना है। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर्स को एक्सक्लूड करेंगे तो फिर जाके जो तीसरा पैरामीटर आता है वो है डिजाइन का। ठीक है, वो है प्रोडक्ट का डिजाइन का। कन्वर्जन के अंदर तीन चीजें इसकी आ जाती हैं। एक तो आपने इधर से ग्राउंड उसकी बिल्कुल इक्वल लेवल पे सेट करनी है, ताकि आप धोखे में ना रहें, आप रेवेन्यू को या सेल वेलोसिटी को गेज ना कर रहे हो। ठीक है ना, आपने पहले इस चीज को इवन कर दिया, इस जो वेरिएंट है उसको जरा कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को स्टिल कर दिया, इसके इम्पेक्ट को खत्म कर दिया। दूसरी चीज आ गई, आपने इसका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे देख लिया कि जी लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर किन का बुरा है,
और किनका अच्छा है, इस बेसिस पे सेपरेट कर दिया। उसके बाद जाके फिर आपने जो थर्ड नंबर पर चीज़ देखनी है वो आएगा हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन। कि इसके बाद ये जो चीज़ है ये हमारी प्रोडक्ट का डिज़ाइन के बारे में बात आएगी कि जी डिज़ाइन उसका थर्ड लेवल पे जो इम्पैक्ट आएगा वो आपकी प्रोडक्ट के डिज़ाइन का, डिज़ाइन अच्छा है बुरा है। और डिज़ाइन को भी मैं सिर्फ इसको डिज़ाइन नहीं लिखूंगा, मैं डिज़ाइन और एंड सेलिंग प्राइस इन दोनों की बात करूंगा। ठीक है, कि जी इसका डिज़ाइन क्या है और इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। अगर आपकी क्योंकि जो सेलिंग प्राइस या इन अदर वर्ड्स आप इसकी जो सोर्सिंग की बात करते हैं उस चीज़ का भी एक इम्पैक्ट आता है आपकी कन्वर्जन में। ये भी एक फैक्टर है जिसको कि आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि कैसा डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है और वो मिल कितने में रहा है। डिज़ाइन बहुत अच्छा हो, बहुत शानदार हो, मिल बहुत महंगा रहा हो तो लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ, वो कंपैरेटर के मुकाबले की प्राइस में ही उससे बेहतर डिज़ाइन मिल रहा हो, लोग कन्वर्ट करेंगे। मतलब वो वैल्यू उन्होंने हमेशा गेज करना होता है कि मुझे किस प्राइस में कितनी वैल्यू मिल रही है। जिस तरह लोग, आपने अक्सर ये मार्केटिंग की भी एक टर्म होती है कि लोग ये मैकडोनल्ड के बारे में कहा जाता है ना कि स्मॉल का लेट से अगर वो कप दे 60 का, ठीक है, तो लार्ज वाला जो कि साइज में डबल होगा वो उसको कर देगा जी 100 का। ठीक है, अब आइडियली जो है वो तो मिलना चाहिए एक, मैं फर्जी नंबर बिल्कुल ले रहा हूँ। अब आइडियली तो वो स्मॉल वाला अगर इवन बैकग्राउंड पे देखें तो वो 50 का होना चाहिए, क्योंकि उसके डबल अमाउंट मिल रही है तो वो जी 100 की मिल रही है। या बाकी भी किसी चीज़ में देख लें, जब भी आप बड़ी क्वांटिटी पे जाते हैं आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो जो कंसेप्ट आता है जो अमेजोन पे भी चलेगा, जो बाहर भी दुनिया में चलता है, कि आपके प्राइस के अगेंस्ट जो कि आप प्राइस पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको वैल्यू कितनी मिल रही है। लड़ाई ये है। और ये मतलब ये छोटी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। काफ़ी बंदे इस तरह से करते हैं। अब कल मेरे पास एक केस आया हुआ था, एक वो ऐसे ही फेसबुक से कोई बंदा आया था और वो कहते हैं जी मेरी क्लाइंट की प्रोडक्ट है वीड ग्राइंडर ना, तो अ, उसमें वीड है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, सीबीडी वाला आ जाता है, तो जी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं देखने लग गया उस चीज़ को साथ। अब जब मैंने उस चीज़ को मामले को देखा तो हर बंदा, इवन टॉप का जो बेस्ट सेलर है वो भी वो प्रोडक्ट दे रहा है सिर्फ $13 की। ठीक है, अब उसका क्लाइंट कह रहा है कि जी मैंने उस चीज़ को पेटेंट करवाया हुआ है, पता नहीं उसके अंदर क्या पेटेंट था, पेटेंट करवाया हुआ है और वो उस चीज़ को बेच रहा था आई गेस कोई $79 की। अब आपकी जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो, कुछ भी आपने किया हो, लेकिन उसके अगेंस्ट आप प्राइस भी तो देखें ना। तो बंदे को आपके पेटेंट से क्या, बंदे को वैल्यू से गर्ज है। उसको गर्ज है मुझे प्राइस के अगेंस्ट वैल्यू क्या मिलेगी। उसी चीज को उधर ही मैंने कहा भैया इसको तो माजरत कर लें, ये नहीं है, फायदा नहीं है इसका। तो आपने हमेशा ये चीज चेक करनी है कि वो जो डिजाइन है उसकी असल वैल्यू क्या है बाकियों के मुकाबले में। और लेट से मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मोटी सी इसकी मिसाल अगर आप ये ले लें कि आप डिज़ाइन की बजाय इधर अभी पैक की बात कर लें। ठीक है, या आप ये बात कर लें कि जी ये एक बंदा एक जो है वो गार्लिक प्रेस सिर्फ दे रहा है और वो दे रहा है जी $10 का। दूसरा बंदा जो है वो गार्लिक प्रेस और उसके साथ ब्रश दे रहा है और वो दे रहा है $10 का। तो वो जो वैल्यू को अगर कंपेयर करेंगे, जो भी आपका डिज़ाइन है सिलेक्टेड या जो भी आपकी प्रोडक्ट फाइनल है उसके बारे में, तो उसकी वैल्यू जो दूसरे वाला बंदा उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने इस फैक्टर को भी काउंट करना है। अब बेसिकली ये चार फैक्टर हैं जो कि इन द एंड बॉटम में जाके आपकी प्रोडक्ट की आपकी जो लिस्टिंग की कन्वर्जन है उसको डिस्कस करेंगे, उसको मतलब इम्पेक्ट करेंगे, सॉरी। एक वाले को आप देख चुके हैं, दूसरे वाले को आप नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी हम ये इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे। और ये एलक्यूएस वैसे भी आप इस चीज़ को चेक कर लेंगे कि कैसे इसका आइडिया करना और क्या मामला करना है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं कि हमने जो है वो कैसे इस चीज़ को चेक करना है, कैसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में देखना है कि कौन कौन से फैक्टर आते हैं। हमने इस चीज़ को ऐसे चेक करना है कि सबसे जो तीन चार चीज़ें आती हैं ना, हमें अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं ना उनकी डेटाबेस सपोर्ट चाहिए। अब ये बात आ गई जो हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव था या जो हमारी पहली चीज़ थी कि भाई करंट डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें अच्छी चल रही हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास तीन चार सिनेरियोज की बात कर लेते हैं। आपके पास प्रोडक्ट हैं जो कि पैक ऑफ 10 में हैं और दूसरी तरफ से एक पैक ऑफ 20, ये दो पैक बिक रहे हैं। आप उसी अपनी स्टार शीट में पैक ऑफ 10 को एक अलग तरफ सेपरेट करेंगे। ठीक है, पैक ऑफ 20 को दूसरी साइड पे सेपरेट करेंगे और ओवरऑल इनकी रेवेन्यू
अगर डेफिनेटली इनकी प्राइस डिफरेंट होगी, तो आप इनका रेवेन्यू और कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम की रेशियो को देखेंगे कि किसकी ओवरऑल एज अ सेट अच्छी कन्वर्जन है। ठीक है, एज्यूमिंग बाकी चीज़ें डेफिनेटली अगर आप 5 या 6 का सेट बना रहे हैं, तो एज्यूमिंग बाकी चीज़ें हमारी सेम होगी, उस चीज़ को आप चेक करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बिक कौन सी रही है, दोनों में से कौन से वाला डिज़ाइन ज़्यादा चल रहा है। जैसा मैं आपको मिसाल, वो जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रोडक्ट दिखाई थी, पैक ऑफ 2 वाली और पैक ऑफ 3 वाली, वो इसी तरीके से वो मुझे एक टेंजिबल डिफरेंस नज़र आ गया था अपनी स्टॉक शीट में देखते हुए। कोई बंदा सिंगल बेच रहा है, कोई बंदा पैक ऑफ 2 बेच रहा है, कोई बंदा पैक ऑफ 3 बेच रहा है, ठीक है ना। वो सारी एक चीज़ आ गई। अब मैंने उसमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी थी कि भाई मैं पैक ऑफ 3 पकड़ूँ, पैक ऑफ 2 पकड़ूँ। मैंने उसमें स्टॉक शीट में ही चेक किया, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको एग्जांपल दिखाई थी पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 वाली, कि दोनों कंपैरेटर सारे सेम हैं, और फिर उसके बावजूद उनके रिव्यूज़ भी सेम है, रेटिंग भी सेम है, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम भी सेम है, लिस्टिंग की एज भी पुरानी है। सारी चीज़ें कांस्टेंट करके फिर भी एक अच्छी कन्वर्जन दे रही है, एक पूरी कन्वर्जन दे रही है। तो इसको आपने फेंकना नहीं है, इस चीज़ को आपने अपने डिज़ाइन सिलेक्शन में वेटेज देनी है। ये फर्स्ट इंडिकेटर होगा आपका। ठीक है ना? उसके आगे फिर आप देखेंगे कि क्लियर कट एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि लोग एक इस पर्टिकुलर चीज़ को पसंद कर रहे हैं खरीदना ना। डिज़ाइन सिलेक्शन, तो इसके अंदर पहला हमारा आ गया चीज़, ये जो हमने इसका एनालिसिस कर लिया, अपना यही वाली चीज़ का रेवेन्यू और कैप्चर सर्च वॉल्यूम का, इसको आपने चेक कर लिया कि कैसे इसका मामला चलेगा, कैसे इसकी चीज़ आ रही है, और क्या इसमें कोई आइडेंटिफाइबल पैटर्न है। अगर कलर की बात करें, आपकी प्रोडक्ट है उसके 2 से 3 कलर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, तो आप उसके कैप्चर्ड सर्च वो यही रेशो को कलर के लिहाज से परखेंगे कि कौन सा कलर है जो कि बेहतर कन्वर्जन दे रहा है। हो सकता है कि किसी का, अब जिस तरह मैंने देखा था एक प्रोडक्ट में हमने किया, बल्कि एक दूसरी आपके प्रोडक्ट की एग्जांपल देता हूँ, उसमें जब हमने उसको देखा तो हमें नजर आया कि भाई ये पैक ऑफ 30 जो है, इसकी ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन आ रही है। अच्छा, ये इसको भी मैं अगर पहले स्टेप पे ले जाऊँ, फर्स्ट स्टेप है कि आप देखें कि पहले पेज के ऊपर जो टॉप स्पॉट्स हैं, जिनके अंदर लोग कमा रहे हैं, जो सारे पैक आपने फाइनल किए हैं, जो आपकी स्टार्ट शीट में आए हैं, वो सारे पैक वो वाले होने चाहिए जो रेवेन्यू अच्छा कमा रहे हैं, आपके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। अगर मेरा थ्रेशोल्ड $10,000 का है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये ऐसा ना हो कि पूरे पेज के ऊपर जी डिज़ाइन ही टॉप के ऊपर मेजॉरिटी जो है वो पैक ऑफ 30 नज़र आ रहा है, मिड पे जाके कहीं पैक ऑफ 10 और थोड़ा-थोड़ा सा पैक ऑफ 20, और आपको अच्छा भी इन तीनों में कंपैरिज़न करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, इसमें हमारा क्लियर कट इंडिकेटर है कि हमने वो जो टॉप के ऊपर विराजमान होकर रैंक में बैठा हुआ है, वो पैक ज़्यादा बिक रहा है। क्योंकि रैंकिंग उसी की मेंटेन रहती है जिसकी कन्वर्जन ज़्यादा हो, सिंपल रूल। सारी लड़ाई यही है ना डिज़ाइन की, कि मेरा डिज़ाइन कन्वर्ट ज़्यादा करे। तो रैंकिंग उसी की सबसे ज़्यादा रहती है जो कन्वर्ट कर रहा हो। तो अगर टॉप के ऊपर आपका एक ही डिज़ाइन डोमिनेंट बैठा हुआ है, किस्सा ही खत्म, आगे खपने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अगर आपको टॉप के ऊपर 2 तरह के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, तो फिर आप इस चीज़ की तरफ स्टेप उठाएँगे, और इधर आके आपने अगर दोनों पैक हैं, उन दोनों पैक को रेवेन्यू और कैप्चर सर्च वॉल्यूम के लिहाज से परखें। अगर दोनों कलर हैं, तो उन कलर्स को उसके लिहाज से देखें कि भई अगर क्या किसी एक कलर का कोई सेपरेट पैटर्न तो नहीं आ रहा। सारे बंदे जो कि 6-6 महीने से पुराने बैठे हुए हैं, और उन्होंने सर्च वॉल्यूम ठीक जितना भी कैप्चर किया हुआ, तो उनकी जो भी कन्वर्जन बढ़ रही है, क्या एक कलर का एक स्पेसिफिक पैटर्न तो नहीं आ रहा, स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट नज़र तो नहीं आ रही? अगर तो आ रही है, तो वो क्लियर विन है। किसी पैक की क्लियर नज़र आ रही है, तो वो क्लियर विन है। आप इस चीज़ को पहले साइड पे कर लेंगे, पहले सिलेक्ट कर लेंगे। अगर 2 एंटायरली डिफरेंट डिज़ाइन है, उनमें एक डिज़ाइन का स्पेसिफिक इसकी रेशो तो नहीं नज़र आ रही अच्छी, अगर वो नज़र आ रही है, तो दैट इज़ डेफिनेटली वो भी एक क्लियर वे ना, जहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स आते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को इतना इजीली देखा नहीं जाता, मतलब इतना वो क्लियर नहीं करता, क्योंकि वो 5-6 कंपोनेंट होता है, कोई बंदा 3 यूज़ कर रहा होता है, कोई बंदा दूसरा चौथा पांचवा यूज़ कर रहा होता है, कोई बंदा पांचवा पहला दूसरा, इस तरह से हर बंदा मल्टीपल उसकी वो चीज़ों कंपोनेंट्स को उनके मतलब कंबाइन करके यूज़ कर रहा होता है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं मिलती। वरना ये जो तीनों तरह की सिचुएशंस हैं, इनमें आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप पे हम ये करते हैं कि हम अ, इनके जो ये जो हमारा आता है, इसके जो मल्टीपल डिज़ाइन्स आते हैं, या जो इसकी मल्टीपल हमारी आती हैं वेरिएशंस आती हैं, उनको अमेज़न के ये ऑटो सर्च बार में चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये इधर मैं अमेज़न अगर खोलूँ, और हम जो है वो ये पिछली ही जो हमारे पास अभी प्रोडक्ट गुज़री है, हम इसी को ही डिस्कस कर लें, तो मैं इधर लिखता हूँ ये बैम्बू स्टीमर।
अभी आप देख रहे हैं बैम्बू स्टीमर में ही ये चीज़ आ रही है। ये जो ऑटो ऑटो कंप्लीट आता है ना, ये ऑटो कंप्लीट आता है, ये मुझे इसके साइजेस का खुद ही आइडिया दे रहा है। ठीक है ना, ये मुझे इसके साइजेस का खुद ही आइडिया दे रहा है कि जी 12 इंच वाला ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ये हमेशा सर्च रिजल्ट में उसी को, अनटिल अनलेस की कोई ब्रांड ना हो, ब्रांड नेम की लोग मोनोपोली कर लेते हैं, ये इन चीज़ों की ब्रांड नेम की मोनोपोली भी इधर हो जाती है। आप ना सर्च रिजल्ट में मोनोपोली भी कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, अनटिल अनलेस वो वाली चीज़ ना हो। मैं अगर इधर देखूंगा तो मुझे नजर आ रहा है सबसे ज्यादा लोग 12 इंच वाला सर्च कर रहे हैं, उसके बाद 10 इंच वाला जा रहा है, उसके बाद 8 इंच वाला जा रहा है। सेकंड हमारा ये कंपोनेंट होगा अमेजोन का ऑटो सर्च। ठीक है, या ऑटो उसको कंप्लीट कह लें। वो चीज़ आपको इधर से आइडिया देगी कि पब्लिक की क्या डिमांड है। ठीक है, इधर से ये हमारी चीज़ आ जाती है कि अमेजोन का हम देखेंगे इसमें ऑटो कंप्लीट, कि ये ऑटो कंप्लीट हमें क्या पैटर्न दिखा रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़, उसके लिए मैं एक सेकंड कोई ना कोई प्रोडक्ट एक आपको खोल के दिखाऊं, जो एक बड़ा मज़ेदार फीचर है जिसको देख के आपको आइडिया होना चाहिए। लेट्स से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट मैं पकड़ूं जिसमें सिर्फ एक सेकंड मुझे दे। हम्म, इसको चलिए मैं कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ और मैं आपको एक आइडिया उसका दे देता हूँ कि कैसे इसको दिखाना है हमने। एक सेकंड सिर्फ। हम्म, ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली हमारी होती ज़्यादा गूगल शीट के ऊपर है जाके। मुझे एक्सेल में या उसमें क्या उसको कहते हैं डब्ल्यूपीएस में इसका ऐसा इतना अच्छा फिल्टर पता नहीं है। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ। ये हमारे पास वही आपने बिल्कुल इसके लिए स्टार्क शीट की तो नहीं ज़रूरत, इसके लिए आप सिंपल जो है वो मल्टीपल सारे के सारे अपने कंपेरेटर्स का रिवर्स सेशन कर लें। ठीक है ना, वो 10 के 10 कंपेरेटर्स का रिवर्स सेशन कर लें और इधर उसको लगा लें आप ऑटो फिल्टर के ऊपर। इधर आप फिल्टर के ऊपर लगा लें। अब लेट से आवाज़ का मुझे बता रहा इशू आ रहा था। साउंड ठीक है अब? अच्छा चलिए ठीक ही है बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है। इधर लेट से मैं आपको एक मिसाल दूं कि इधर जो है वो आपके डिफरेंट उसके डिज़ाइंस या जो भी उसका कलर है उससे रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये वही बैम्बू स्ट्रीमर होता तो इधर 10 इंचज भी लिखा होना था, 12 भी लिखा होना था, 8 भी लिखा होना था। या इधर लेट से मैं इधर एक चीज़ चेक कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर आप सिंपल इतना समझ लें कि ये एक बनाना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हो सकती हैं चीज़ें। दूसरा जो है वो मतलब लेट से आपकी एक वेरिएशन है, उस वेरिएशन का नाम जो है ना वो बनाना है। यहाँ ये 2 टीयर आ गया। अगर मैं टीयर की बात करूँ तो ये 2 टीयर 3 टीयर इस तरह से, और मैंने देखना है इसमें से क्या चीज़ ज़्यादा चलती है। तो इधर से इसको मैं पिक करके, ठीक है, ये सबको क्लियर करूँगा। क्लियर करके मैं इधर से टीयर का वर्ड लिखूंगा, या लेट से आप कह लें मैं इधर से 2 टीयर लिखूंगा। 2 टीयर लिख के, तो इसको फिलहाल ये तो एक ही आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। तो ये मुझे उसका आइडिया दे देगा कि उस मेरे पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड टोटल जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका क्या सर्च वॉल्यूम है। या इसको अगर मैं इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल दूं आपको, तो लेट्स से मैं इधर लिख देता हूँ बनाना और मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मुझे उसका एक कंप्लीट आइडिया दे रहा है इधर से कि 15,000 के करीब का सर्च वॉल्यूम है, जो कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर कंपोनेंट अगर है बनाना, या अगर लेट से मेरी प्रोडक्ट का कलर रेड है, द रेड का जिक्र आ रहा है, या मेरी प्रोडक्ट के पैक ऑफ 10 है, पैक ऑफ 20 है, पैक ऑफ 30 है, उसका जिक्र आ रहा है, या मेरी प्रोडक्ट के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह मैंने आपको सुशी किट की एग्जांपल दिया, तो उसमें किसी एक कंपोनेंट
का पर्टिकुलर ज़िक्र आ रहा है, तो वो कंपोनेंट की इम्पोर्टेंस कितनी है, उस इम्पोर्टेंस को चेक करने के लिए हम इधर अपना ये उसको लिखेंगे सिंपल फ़िल्टर में जाके। ये मुझे एक्सेल के अंदर नहीं आइडिया कहाँ से बनता, तो मैं सिंपल गूगल शीट्स बस यूज़ करता हूँ। क्लियर करके उसका कीवर्ड लिख के सिलेक्ट ऑल करके ओके किया, तो मुझे उसका आइडिया हो जाता है। तो इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स की एक तो ऑटो कंप्लीट से हमने उसको गेज किया, दूसरे नंबर पर हमने उधर इस तरीके से इसको उसके सर्च वॉल्यूम को भी लिख दिया कि बेसिकली कितने लोग हैं जो कि इस चीज़ की डिमांड करते हैं। तो ये एक दूसरा स्टेप हमारा आ जाएगा, जिसकी बेसिस पे हम इसको चेक करेंगे कि रिवर्स एशन करके क्या मामला है। तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, तीसरे नंबर पर हम क्या करते हैं, हम जो है ना वो रिव्यू इनसाइट्स को देखते हैं। जितने भी हमारे कंपैरेटर्स हैं पैक वाले या कलर वाले या तीसरे नंबर पर कंपोनेंट्स वाले, ठीक है, या मल्टीपल कोई एक चीज़ है, जिस तरह कोई अगर एक ही प्रोडक्ट है वो स्टेनलेस स्टील में भी मिल रही है, काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी जिनमें आपका डिसीजन इस बेस पे आएगा कि ये स्टेनलेस स्टील की है और या वुडन है या प्लास्टिक है। तो उसमें रिव्यू इनसाइट्स में देखना दो चीज़ें, एक तो किस पर्टिकुलर डिज़ाइन की किसी कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है इसका, प्लास्टिक का ये इश्यू तो नहीं है कि जी वो डैमेज कर जाता है, या स्टेनलेस स्टील का ये इश्यू तो नहीं है कि नहीं जी ये हैवी है और इतना किसी तरीके से कोई फंक्शनैलिटी में किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, ठीक है? तो ये आपने उसके रिव्यू इनसाइट्स में जाके मल्टीपल कंपोनेंट्स को चेक करना है, ठीक है? रिव्यू इनसाइट्स का आप सबको मोस्ट प्रोबेबली आइडिया होगा कि ये इधर से जाके कोई भी लेट्स से अगर मैंने ये बैम्बू स्टीमर की ही प्रोडक्ट सर्च की हुई है, तो खोल के उसको ये यहाँ से इसका रिव्यू इनसाइट्स आप लिस्टिंग की पेज पे जाते हैं, तो इधर से आपका रिव्यू इनसाइट्स जो है वो फंक्शनल हो जाता है। इधर से ये वाला ये रिव्यू इनसाइट्स मैं किसी भी प्रोडक्ट पेज पे जाऊँगा नज़र आ जाएँगे। तो उधर से मैंने चेक कर लेना बिगिनर्स के लिए कि ये वाली जो चीज़ है आप इस तरीके से अपने रिव्यू इनसाइट्स को चेक कर सकते हैं। एक आपका ये वाला पॉइंट आ गया थर्ड नंबर पर। चौथे नंबर पर जो है वो आपको अपने हर कंपोनेंट की एक्सवर्क्स की प्राइस का आइडिया होना चाहिए। सोर्सिंग प्राइस का आपको अपने हर कंपोनेंट का आइडिया होना चाहिए कि क्या उसकी सोर्सिंग प्राइस है। ताकि आप उसको ये भी गेज कर सकें कि अगर कोई कंपैरेटर मेरा इसको छोड़ रहा है, तो किस बेसिस पे छोड़ रहा है। ये बेसिकली हमारे डिज़ाइन सिलेक्शन में 4 कंपोनेंट्स 4 चीज़ें आती हैं जिनकी बेसिस पे हम अपने कंपोनेंट्स का अंदाज़ा लगाते हैं। पहले कोई एक पर्टिकुलर कौन-सा फीचर है जिसके लोग ज़्यादा अच्छा कमा रहे हैं या ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन का जो भी हमारा एक टूटा-फूटा इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर पे आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर अमेज़न के लिहाज से जब हम इसको देखते हैं, तो कौन-सा वाला हमारा कंपोनेंट जो है वो पर्टिकुलर डिमांड शो कर रहा है। ठीक है? और चौथे नंबर पर जो हमारी चीज़ आ जाती है कि हमारी सोर्सिंग की प्राइस क्या मामला आएगा। ये 4 बेसिकली चीज़ों को देख के हम अपनी प्रोडक्ट का वो डिज़ाइन का कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके मैं आगे आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ कि कैसे इस चीज़ को करना हमने। बेसिकली इन 4 चीज़ों को हम चेक करेंगे कि जब हमने आगे जाना है। अब लेट्स से हमने इन 4 चीज़ों के बेसिस पे अपने उसको डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया है। इसके आगे हम 1-2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स भी देख लेंगे, कि कैसे इस चीज़ को करना है। तो जो भी मार्केट में अवेलेबल दी बेस्ट डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन्स अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, सबसे पहले हमने इन चीज़ों की बेसिस पे उसको चेक कर लिया। जब एक बार उसको चेक कर लिया, फिर उसके बाद आपकी अगली चीज़ आ जाएगी कि हमने अपनी प्रोडक्ट को आगे डिफरेंशिएट कैसे करना है, ठीक है ना? आगे उसको किस तरीके से उसके पॉइंट को चेक करना है, उसको हमने मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो कोई दी बेस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है कि भई अगर ये 4-5 अवेलेबल ऑप्शन हैं या ये 4-5 अवेलेबल पैक्स हैं या ये 4-5 मल्टीपल कंपोनेंट्स की चीज़ें हैं, तो इसका इस तरह से डाटा फेच करके, डाटा सॉर्ट करके मैंने देख लिया कि डाटा इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि जी ये पर्टिकुलर पैक ऑफ 30 ज़्यादा बिकेगा या ये ग्रीन कलर ज़्यादा बिकेगा या कंपोनेंट्स में ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा बिकेगा। इन चारों चीज़ों के बेस पे मैंने एक चीज़ का डिसीज़न ले लिया। अब जो डिज़ाइन मैं सेलेक्ट करूँगा, जो पैक मैं सेलेक्ट करूँगा, जो कलर मैं सेलेक्ट करूँगा, आगे हमने फिर उस चीज़ को देखना है कि वो जो हमारा पैक है या वो हमारा डिज़ाइन है, उसको उसके अंदर हमने वैल्यू कैसे ऐड करनी है, ठीक है? तो इसके आगे कुछ मैं वैल्यू के आगे पॉइंट्स बताता हूँ कि इन पॉइंट्स को, वैल्यू को कैसे हमने कवर करना है, क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। वैल्यू का पॉइंट हाउ टू ऐड वैल्यू, ये आगे हमारी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, जब हम वैल्यू में जाएँ तो वैल्यू की जो है वो इसके आगे मल्टीपल ऑप्शंस आ सकती हैं कि किस-किस तरीके से हम मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उस कांसेप्ट से काइंडली आप लोगों को थोड़ा-सा निकलना पड़ेगा
कि आप अपने टॉप के कंपैरेटर को एग्ज़ैक्टली कॉपी करें। ये जो कंसेप्ट है ना, मतलब हमारी पाकिस्तानी मार्केट में यही चलता है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई 150 200 प्रोडक्ट्स करके मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि ये इतना कोई फिट मंत्रा नहीं है और इतना यूज़फुल नहीं है। आपको अपने बायर्स को कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पे एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके मैं मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कोई वैल्यू ऐड हो सकती है, और कुछ आपको उसके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स भी बताता हूँ कि कैसे वैल्यू ऐड की जा सकती है। तो वो चीज़ जो है ना, वो करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, तो उतना ही उसका मतलब वो ना बिल्कुल मार्केट में वो कमोडिटी वाला हिसाब है कि हर बंदा जो है वो बाल्टी बेची जा रहा है। सेम ही प्लास्टिक की बाल्टी है, जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो आपकी ज़्यादा लड़ाई जो है वो रिव्यूज़ की बेस पे चलेगी या बेहतर प्राइस की बेस पे चलेगी। अगर आप इसमें वैल्यू के कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं ना, अगर आप इसको थोड़ा-सा डिफरेंट कर देते हैं या थोड़ा-सा अपने डिज़ाइन को बेहतर कर लेते हैं, तो उस केस में जो है वो फ़ायदा आपका काफ़ी, आपकी स्टैंडिंग आसान हो जाती है, आपकी लॉन्च आसान हो जाती है, आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो है रैंकिंग की, वो आसान हो जाती है। अच्छा, इसको इस तरह से करते हैं कि थोड़ा-सा ब्रेक टाइम लेते हैं 10-15 मिनट का। मैं उसके बाद फिर ये प्रॉपर, क्योंकि वैल्यू का पूरे फ्लो में पौना घंटा आगे मैंने चलना है, पौना घंटा, घंटा। तो उसको फिर आगे वैल्यू को मैं एज़ सच उसी तरीके से थोरोली एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप इस तरह करें कि ना 15 मिनट का गैप ले लें, ब्रेक ले लें इसमें। जी। वापस आ गया, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, वक़्त की पाबंदी हो जाए। 9 पीएम पे एग्ज़ैक्टली स्टार्ट करें। अच्छा, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था, जिस पे हमने आना था, मैंने कुछ आपको वैल्यू से रिलेटेड बातें बतानी थी कि एज़्यूम कर लें कि आपने ऊपर वाली सारी चीज़ों के ऊपर, अब उसके एक एग्ज़ाम्पल भी एंड पे देख लेंगे। आपने ऊपर वाली चारों चीज़ों के ऊपर एक्ट करके नेक्स्ट सेशन में भी उसके एग्ज़ाम्पल को डिटेल से देख लेंगे। एक जो करंट मार्केट में अवेलेबल डिज़ाइंस हैं, उनमें से दी बेस्ट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको उसमें कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ मतलब एग्ज़ाम्पल साथ-साथ बताता हूँ कि कैसे करके उनकी उनके अंदर आप वैल्यू ऐड करते हैं, जिससे आपके जो डिज़ाइन सिलेक्शन है और निखार आता है, और आप जो आपका टॉप का बंदा एग्ज़ैक्टली बेच रहा है वो चीज़ नहीं बेचते, डिफरेंट बेच लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, एक आप अपना जो इसका रिव्यू इनसाइट्स हैं, या आप कह लें कि ये अमेज़न का ऑटो सर्च आ गया। अमेज़न का ऑटो सर्च बता दिया, रिव्यू इनसाइट आपको बता दिया, सोर्सिंग प्राइस, इधर ही वो चीज़ आ जाएगी ना जो मैंने आपको कहा था कि रिवर्स एसएन आप उसका कर लेंगे, और रिवर्स एसएन के साथ ही ऑफ टॉप 10, और उसमें आप जो है ना वो एंड सर्च पर्टिकुलर सर्च टर्म एंड कैप्चर या कैलकुलेट पर्टिकुलर सर्च वॉल्यूम, कैप्चर सर्च वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर वेरिएस साइज डिज़ाइन, सर्च वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर डिज़ाइन। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई ना। एक इसमें इसके साथ ही जो चीज़ बड़ी हेल्पफुल रहती है वो ब्रांड एनालिटिक्स रहती है। मेरी एक प्रोडक्ट है, इसी इसी पैटर्न के थ्रू चलते हुए वो मैंने जो है वो, जिस तरह मैंने आपको कॉमनली बताया कि मैं तीनों चारों मार्केट प्लेसेस में जाता हूँ, तो मैंने उसको चारों मार्केट प्लेसेस में किया। ब्रांड एनालिटिक्स ने, अच्छा, एक जगह पर मैं यूके में टॉप पर उस पे बैठा हूँ, ठीक है, और मेरे से पहले जो बंदे हैं वो 2-3 कॉपर वाले ना, कॉपर की उसमें बेच रहे हैं। मेरी स्टेनलेस स्टील में है। यूएस में मैं हूँ, तो यूएस में जो है वो स्टेनलेस स्टील टॉप पे है। फिलहाल हाईली कंपैरेटिव में यूएस में मैं रैंकिंग की एफर्ट ही नहीं कर रहा, मैंने ऑटो पायलट पे छोड़ी हुई है अभी, लेकिन उसमें स्टेनलेस स्टील टॉप पे है। जब मैं उधर से ब्रांड एनालिटिक्स में गया ना, तो मेरा जो प्रोडक्ट के कीवर्ड थे ना, उसके साथ जो बाद में यूके के अंदर जिसका सेकंड बेस्ट एसएफआर है ना, वो है कॉपर और प्रोडक्ट का कीवर्ड, ठीक है। और यूएस के अंदर जो उसका बेस्ट एसएफआर है वो है स्टेनलेस स्टील, उसके बाद प्रोडक्ट का कीवर्ड, ठीक है। तो वो एक पैटर्न शो करता है, एक ट्रेंड शो करता है कि पब्लिक इंक्लाइंड है उस एक पर्टिकुलर चीज की तरफ ना, लोग इंक्लाइंड हैं उस एक पर्टिकुलर मटेरियल की तरफ, लोग इंक्लाइंड हैं उस जो भी वो प्लास्टिक है, वो वुडन है, वो क्या चीज़ है, वो आपको उस चीज़ का आइडिया देता है।
ये एक बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो अब हमारा यही प्लान है कि हमने उसको उसकी एक वेरिएशन कॉपर की मतलब उसमें साथ वेरिएशन भी ऐड करनी है। वो यूके में उसके ऊपर डोमिनेंसी लेनी है, क्योंकि पीपल आर मोर इंक्लाइंड, उनके सामने दो चीज़ें रख दोगे तो बाय नेचर ही उनकी बिक रही है। मतलब हम मैं थर्ड पोजीशन पे शायद रैंक आराम से बैठे हैं, लेकिन अगर बाकी दोनों को भी खाना है, या एक एक डिस्टिंक्शन है सेल्स की ना दोनों मटेरियल टाइप्स के बीच में, उस डिस्टिंक्शन को मारना है या उस डिस्टिंक्शन में जो लोग आ रहे हैं उनको कैप्चर करना है, तो वो एक मुझे ब्रांड एनालिटिक को पढ़ के उसका नाम को देख के आइडिया हो रहा है, ठीक है ना। अ, अब आते हैं इसकी वैल्यू के ऊपर, प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर कि अच्छा ये इसके बाद भी आ जाएगा, हाँ ठीक है। अच्छा इसमें जो वैल्यू में सबसे पहले एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एक तो मतलब वो सारा आप आर एन डी कर लेंगे सोशल लिसनिंग के लिए। मेरी नज़र में मेरी नाकिस राय है कि आप आंसर द पब्लिक को अगर देखते हैं, और सेकंड नंबर आंसर द पब्लिक वेबसाइट है, आप उसको अगर चेक करते हैं, दूसरे नंबर पर जो है वो ये मैं लिख देता हूँ आंसर, आंसर दी public.com। आप अगर इसको चेक करते हैं और दूसरे नंबर पर आप रिव्यूज़ को थोरली पढ़ लेते हैं, कैसे थोरली पढ़ना है वो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। तो ये सोशल लिसनिंग के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं ना बाहर फेसबुक के ऊपर और बाकी जगहों के ऊपर, तो वो यहाँ पर जो आपको ना कमोडिटी बेस्ड बातें पता चलती हैं कि प्रोडक्ट क्या है, कैसी है, आपको अंडरस्टैंडिंग होती है क्या क्यों कब कहाँ कैसे इस चीज़ की ना। तो वो आगे जाएँ तो वो पर्सनलाइज़ व्यूज़ होते हैं, और काइंड ऑफ पब्लिक ओपिनियन जो कि परचेज़ करती है वो वाला नहीं होता। इससे काइंडली वो आ जाता है सफिशिएंट जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी ना किसी एक वैल्यू के अब आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी ना किसी फीचर को ऐड कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक प्रोडक्ट है वो एक एक पेन की तरह यूज़ होती है, ठीक है? एक पर्टिकुलर एक पेन की तरह यूज़ होती है ना। पेन से मुराद वो मतलब होल्ड की जाती है, हाथ में होल्ड की जाती है। अच्छा वो भी प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है, जो पहले जिसकी एग्ज़ाम्पल दी उसके मुकाबले में डिफरेंट है। और वो प्रोडक्ट जो है वो स्टेनलेस स्टील की है। अब स्टेनलेस स्टील जितना फर्निश्ड हो वो फिर उस लिहाज से स्लिपरी रहता ना। तो मैंने उसके ऊपर ग्रिप ऐड कर दी। ग्रिप ऐड करने के 2 तरीके थे। एक तरीका था कि उसके ऊपर वो रबर की, जिस तरह आपके पेन के ऊपर नहीं ग्रिप होती है, पेन को पकड़ने के लिए ग्रिप यूज़ करते हैं, ठीक है? पेन को पकड़ने के लिए आप ग्रिप यूज़ करते हैं। एक वो होता है, एक स्टेनलेस स्टील के ऊपर ऐसा टेक्सचर आ जाता है आपका, वो आप मैन्युफैक्चरर के साथ बैठें, बातचीत करें, डिस्कस करें, तो वो आपको उस चीज़ का जो है ना वो आइडिया हो जाता है। एक उसके ऊपर ऐसा टेक्सचर आ जाता है कि उससे ना वो काइंड ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो जाती है, या आपकी ग्रिप स्ट्रांग हो जाती है उस चीज़ से। तो मैंने सिर्फ़ उसके अंदर जो ग्रिप वाले पोर्शन पे वो चीज़ ऐड कर दी, मुझे मार्केट में गैप नज़र आया। काफ़ी उस चीज़ ने हमारी जो कन्वर्जन है उसको बूस्ट दिया, मतलब आफ्टर 30-40 रिव्यूज़ के बाद मैं उधर से नीचे नहीं आया, प्रोडक्ट पे ना टॉप पर ही रहा। ये आ गई हमारी पहली एग्ज़ाम्पल कि उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर एक फीचर ऐड कर दिया ना। अब वैल्यू ऐड करने के आपको तरीके बता रहा हूँ, टू ऐड अ फीचर या ऑन प्रोडक्ट। दूसरी आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक प्रोडक्ट मैंने देखी, उसका जो है वो बैग सा था एक ना, उस बैग के अंदर वो प्रोडक्ट पैक होती थी ज़िपर बैग के साथ। उस ज़िपर बैग के साथ एक वो जिस तरह देसी में नहीं होता तनी लगा दी हमने, तनी लगा दी या उसको होल्ड करने के लिए एक ग्रिप अटैच कर दी, वो इस तरह से रस्सी एक ना बिल्कुल अटैच कर दी। और उसको ए प्लस कंटेंट में और उसकी इमेजेस के अंदर पर्टिकुलरली हमने प्रीच किया कि ये जो है इस प्रोडक्ट को आप इस बैग के थ्रू इसमें से हाथ डाल लें, हाथ पे लेके आपका एक बैग बन जाएगा, ठीक है। आप इस बैग में मल्टीपल चीज़ें भी रखते थे, या अगर आप इस प्रोडक्ट को ट्रैवलिंग के दौरान लेके जाना चाहें तो उस तरीके से लेके जा सकते हैं। अब वो उसका एक फीचर बनता था, गैप था, मार्केट में कोई नहीं कर रहा था। उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई किया, मेरी कॉस्ट क्या लगी, ये एक रस्सी इतनी बस, नॉट मोर देन दैट। बाकी वो बैग था सिंपल पीयू का ना सिंपल सा, तो वो उसकी पैकेजिंग ऐसी थी। उस चीज़ को प्रीच किया, उसको ट्रैवलिंग के साथ हाइलाइट किया, उसको अपने प्लस कंटेंट में बताया, उसको अपनी कंटेंट में बताया, ये हमने वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है ना? टू ऐड अ फीचर, इसकी एग्ज़ाम्पल आ गई। दूसरे नंबर पर ये जो आगे फिलहाल आएगा, कैसे वैल्यू ऐड की। एक छोटी सी प्रोडक्ट है,
छोटी सी ना, मैं बाजारी बात है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं नाम बड़े होल्ड करके बीच में बैठा हूँ कि भाई मैंने, आप ये ना हो कि पता चले कि कल को जो है वो मेरी भी प्रोडक्ट्स जो है वो उसके रास फाश हुए पड़े हों, और दूसरे नंबर पर जो क्लाइंट्स हैं वो भी लड़ने को आ गए हों। वो सारी चीज़ों का तो ध्यान रखना है। लेकिन उसके अलावा ये आपको नाम छुपा छुपा के एग्जांपल दे रहा हूँ। एक दूसरी एग्जांपल, वैल्यू कैसे ऐड की है। एक प्रोडक्ट है बड़ी छोटी सी ना, अब हम आगे एफबीए की फीस को भी देखेंगे, इसको भी स्टडी करेंगे। जो अमेज़न का स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़, ठीक है? वो तकरीबन आई गेस मैक्सिमम उसकी 15 इंच होता है, फिर उसके बाद विड्थ उसकी शायद 8 या 9 इंच है, वो देख लेंगे। जो उसकी आगे हाइट है ना, वो है तकरीबन 0.75 इंचेस की ना। अच्छा, उस प्रोडक्ट को एक पॉली बैग में ना हमारे सप्लायर ने डाल दिया, पॉली बैग में डाल दिया सप्लायर ने। तो वो पॉली बैग काफ़ी खुला था, मतलब अगर प्रोडक्ट लेट से ये मेरे यहाँ से यहाँ तक हथेली तक आ रही है, तो पॉली बैग यहाँ तक जा रहा था या इससे भी ऊपर जा रहा था ना, और खाली था बिल्कुल। तो वो इजी टू पैक हो जाता था, उसका भी टाइम कम लगता था, हमारा भी टाइम कम लगता था। ठीक है। अच्छा, वो जो चीज़ है ना, नहीं ये एस एन एल में नहीं गए, नहीं हनीफ, ये नहीं है 1694, नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, तो उसकी थोड़ा सा उसको जब हमने मैं आपको दिखाऊंगा आगे, उसकी ना एफबीए की फ़ी भी दिखाऊंगा। उसकी जैसे ही हमने इस पॉली बैग की जो लेंथ है उसको सारा कम किया ना, ठीक है? तो उसकी पॉली बैग की लेंथ को यहाँ से यहाँ तक कम किया, तो मेरी एफबीए की फ़ी में वो 3.63 के बजाय 3.48 के बजाय 2.63 पे आ गई थी। हाँ, ये एग्ज़ैक्टली ये जो अब्दुल्ला ने शेयर किया ये है। नहीं अब्दुल्ला, आपका भी गलत है। यार 1 सेकंड यार, क्या करते हो भाइयों? 1 सेकंड ठहरे, मैं आपको निकाल के देता हूँ। एफबीए फीड ईयर। अच्छा जी, ये मैंने सिंपल जो है वो गूगल के ऊपर प्रोडक्ट साइज़ टियर्स लिखा है, तो ये आ जाता है प्रोडक्ट साइज़ टियर ना, ठीक है? और ये 1 सेकंड, ये जो प्रोडक्ट साइज़ टियर है, ये है स्टैंडर्ड साइज़ का फ़िलहाल 18 इंचेस इसका मैक्सिमम होता है, 14 जो है वो इसका मीडियम साइज़ होता है, 8 इंच इसका शॉर्टेस्ट होता है। अच्छा, ये इसकी मैं एफबीए फ़ी को ओपन कर लेता हूँ। एफबीए फ़ी, ये वाला शायद ऑर्डर्स ऑन अमेज़न का ना। अच्छा, ये इधर नीचे है, ये है वो स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, ये अमेजोन का ना, 15 इंच लॉन्गेस्ट साइज, 12 इंच मीडियम साइज, 0.75 इंच शॉर्टर साइज की ना। तो ये फिलहाल आगे इसको हम देखेंगे, ये इसकी इसका सारा सिंपल फीस, यहाँ से मैंने फुलफिलमेंट फ़ी पे क्लिक किया था और ऑर्डर से मैं वो फ़ी के ऊपर आ गया। इसको फिलहाल साथ ही देखेंगे। अब सिंपल इस चीज़ के ऊपर मैं आया तो मैंने मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उस पॉली बैग की लेंथ को ये पूरी विड्थ की बजाय जितनी हमारी ज़रूरत थी उस हिसाब से किया, तो मुझे एफबीए की फ़ी में $1 की बचत हो गई, वैल्यू ऐड करना। ठीक है ना? ये क्या है बेसिकली, इसको मैं अगर इस तरह से कर लूँ कि टाइट पैकेजिंग मैंने करवा दी, तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू ऐड की ना, एक वैल्यू की बात आ गई हमारी। अच्छा, एक और अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये मैं आपको फर्जी बातें नहीं कर रहा। मज़े की बात ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूँ ना, जो मुझे ईज़ी है, इसलिए मैं अब थोड़ा ज़रा स्लो-स्लो भी चल रहा हूँ कि कहीं जज़्बात में बह ना जाऊँ, ठीक है ना? वो भी बड़ा ज़रूरी है। एक प्रोडक्ट थी हमारी टूल से रिलेटेड, टूल किट से रिलेटेड ना, 1 डेढ़ साल पहले की लॉन्च की थी, टूल किट से रिलेटेड थी। अच्छा, वो टूल किट में आपको पता है, जिस तरह आप प्लास की मिसाल ले लें, जो प्लास नहीं घरों में यूज़ होते हैं, वो प्लास बिक रहा था। अच्छा, वो अमेज़न के ऊपर जो है ना वो प्लास सारा बिक रहा था रेड कलर का ना। जो बंदा है, 1500 रिव्यूज़ हैं, 2000 रिव्यूज़ हैं, 1800 रिव्यूज़ हैं। ये वो आपको वैल्यूज़ बता रहा हूँ जिसके लिए ये नहीं कि मुझे 3 महीने लगा के डिज़ाइन मॉडिफ़िकेशन करवानी पड़ रही है, या कॉस्ट पड़ी है, या ब्रेनस्टॉर्मिंग पड़ रही है, या मेरी कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है। छोटी-छोटी वैल्यूज़ के चंक्स बता रहा हूँ, और उनका इम्पैक्ट मैं गेज कर चुका हूँ, तो बता रहा हूँ। अ रेड कलर का जो है ना वो इस तरह से, और एक दूसरा कलर था वो कुछ ब्लैक कलर का था, इस तरह से ना, ब्लैक कलर, रेड रेड कलर है, सिंपल प्लास था वो। अब मैं मैंने एग्जांपल ले लिया क्योंकि वो टूल से रिलेटेड था, तो मैंने प्लास की एग्जांपल ले लिए। उसमें प्रोडक्ट लॉन्च की, तो उसका जो सबका रेड कलर था, ब्लैक कलर था, हमने ब्लू कलर में कर दी ना, ठीक है?
क्लाइंट ने, वो उसने क्लाइंट ही आया था पास लेके, उसने ब्लू कलर में लॉन्च कर दी, हमने मिलके एक ब्लू कलर को डिसाइड कर लिया। अब होता क्या था, जब सर्च रिजल्ट में लिखते थे तो एक होता है आई कैप्चर, आई कैचिंग चीज ना, आई कैचिंग फीचर होना प्रोडक्ट का, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका कलर डिफरेंट था, यूटिलिटी तो वही है, प्लास तो प्लास ही रहेगा। उस कलर की वजह से उसको एक अच्छी ट्रैक्शन मिलती थी कि कुछ डिफरेंट लगता था, ठीक है, और वो एक वैल्यू उसमें ऐड होती थी, ठीक है ना। और सिंपल एक मार्केट में अपने आप को वैल्यू का क्या डेफिनेशन है, ये नहीं कि कुछ ज्यादा, वैल्यू डजंट ऑलवेज मीन कि आपने को बड़ी उसकी प्लास के ऊपर कोई ऐसे वो नट शट, वो जिस तरह वो दिखाते नहीं क्यू टीवी की एड्स में भी आ रहा होता है कि ये जी ये आ गया, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लास है, और वो लगे रहते हैं इसको करने काफी चीजें ना, वो मामला नहीं। सिंपल हमने कुछ कुछ स्टैंड आउट किया, कुछ डिफरेंट किया मार्केट से ना, कुछ डिफरेंट हमने खड़ा किया। तो सिंपल जो कलर चेंज करने से प्रोडक्ट का, ये मेरा एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, कि वो वैल्यू ऐड हुई और मैं स्टैंड आउट कर गया। मैंने कॉपी ही रखी, लेकिन मैंने एक हल्की सी फीचर को ऐड करके कुछ डिफरेंट कर दिया। मैं जब सर्च रिजल्ट में 10 प्रोडक्ट आ रही होंगी लाल 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 या काली 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 बिल्कुल, तो मेरी एक डिफरेंट खड़ी रहेगी ना, कलर मेरा डिफरेंट आ गया। ये एक वैल्यू की ऑप्शन है। अच्छा, एक आपको और मजेदार बात बताता हूँ। एक प्रोडक्ट की बल्कि आप प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लें, लेट्स से रीयूजेबल बैग्स, ये पीछे किसी ने सबमिट भी करवाई थी ना प्रोडक्ट, रीयूजेबल फूड बैग्स, और काफ़ी मशहूर प्रोडक्ट है, मशहूर है। वैसे गार्लिक प्रेस के बाद अगर कोई हिट हुई थी प्रोडक्ट तो शायद ये वाली थी। तो गार्लिक प्रेस और वो जो स्क्यूअर्स के अलावा बाद जो है ना, वो जो मार्शमेलो स्क्यूअर्स या मार्शमेलो स्टिक्स के बाद जो सबसे ज़्यादा हिट हुई थी वो ये वाली थी। अच्छा, इसमें जो चौथा पॉइंट है वैल्यू ऐड करने का, वो है किसी कंसेप्ट के साथ अटैचमेंट, ठीक है। रीयूज वही प्रोडक्ट कुछ हो रहा है, लेकिन चले मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। प्रोडक्ट थी जी रीयूजेबल बैग की। अच्छा, रीयूजेबल बैग के अंदर क्या किया कि रीयूजेबल बैग कोई क्यों यूज करेगा, व्हाई वुड समवन यूज रीयूजेबल बैग, क्योंकि वो ये जो है जिस तरह हमारे यहाँ पर होता है कि शॉपिंग बैग बार बार कंज्यूम हो रहे हैं और वो जी वेस्टेज है, और वो और डिग्रेड नहीं होते, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और उसके बाद वो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें ना, तो लोग इको फ्रेंडली चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। रीयूजेबल का वर्ड ही प्रोडक्ट का बताता है कि बेशक इसके और भी बड़े फायदे हैं, इकोनॉमिकल है जी, बार बार रिपीटेडली यूज हो जाएगा सारी चीज़ें, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट भी है कि ये इको फ्रेंडली है, और ये बायोडिग्रेड मतलब प्रिजर्व करता है आपकी वो ज़्यादा शॉपिंग बैग या प्लास्टिक की कंजम्पशन को प्रिजर्व करता है। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने ब्रांडिंग की ना, हमने कंसेप्ट के साथ अटैचमेंट की इको फ्रेंडली के, हमारे ए प्लस कंटेंट में, हमारी कलर थीम में, हमारे इवन टाइटल में, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट के अंदर, हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने पेजेस बनाए उसके ऊपर हमने इको फ्रेंडली को प्रीच किया। वो कंसेप्ट के साथ जो अटैचमेंट हुई, जो वैल्यू है, उसने हमें स्टैंड आउट करवाया, ठीक है, उस चीज़ ने हमें स्टैंड आउट करवाया। और ये आपको वो बातें बता रहा हूँ कि जिसमें अगर एक आम तरीके से भी डेफिनेटली लॉन्चेस करते हैं, ये नहीं कि हर लॉन्च में वैल्यू ऐड करते हैं, तो एक क्लियर कट डिफरेंस नजर आता है कि यार जिसमें वैल्यू ऐड की उसमें क्या इम्पैक्ट आया, जिसमें वैल्यू ऐड नहीं कर सके उसमें क्या इम्पैक्ट आया, फर्क पता चलता है। तो इस सिंपल सी चीज़ से अटैचमेंट विद द कंसेप्ट के साथ करके, ठीक है, इसकी एक आपको खूबसूरत एग्जांपल दूं आप। अच्छा, लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं ना ब्रांडिंग करनी है, हम कहते हैं जी हमने किचन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, हमने जी लेट से इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर देनी है, या जी लेट से हमने एप्पल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड बना देना, ब्रांड ब्रांड बनाने की बात होती है। एक ये भी तर्ज नज़र होता है कि लोग क्या करते हैं, हमने कंसेप्ट के अराउंड ब्रांडिंग करनी है, मैंने सारी ऐसी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है जो कि इको फ्रेंडली होंगी, मैंने सारे ऐसे जो है वो टूल्स को लॉन्च करना है जो कि वो इजी टू, मतलब एक कंसेप्ट से रिलेटेड ना, कोई एक कंसेप्ट को पकड़ के उसे, तो वो फिर हमारा हमने ये पूरा ब्रांड ही इस एक कंसेप्ट से रिलेटेड बिल्ड करें हैं। प्रोडक्ट में भी एक किचन की हो, दूसरी शायद कोई कार से ऑटोमेट वो ऑटो कार पार्ट से इनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो, लेकिन इको फ्रेंडली के पर्पस को वो चीज़ सर्व करती हो। क्यों होता क्या है, क्योंकि सेम टारगेट ऑडियंस, सेम जो बायर है, वो पर्सोना तो सेम है ना, उसकी एक खूबी को आपने पकड़ लिया ना, मुझे ऐसे बायर्स चाहिए जो कि इको फ्रेंडली के कंसेप्ट को पसंद करते हो, तो वो कंसेप्ट के साथ अटैचमेंट कर दी, ये एक वैल्यू की ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसके अलावा जी आपकी एक चीज़ आ जाएगी, एक मैं मिसाल अक्सर ये भी देता हूँ कि पैकिंग करनी है ना, एक होता है पैकेजिंग करना जी, मेरी पैकेजिंग है, पैक ऑफ 10 ऑलरेडी बिक रहा है,
मार्केट में कोई पैक ऑफ 20-30 नहीं दे रहा, मैंने पैक ऑफ 20 बेच देना, पता चला जी मेरी एफपीए फी भी बढ़ गई है, और मेरा पैक ऑफ 20-30 भी जो है वो सारे पैक ऑफ 10-10 डॉलर का दे रहे थे, मैं 17-18 का देने लग गया हूँ। कॉस्ट भी तो ज़्यादा पड़ी है भाई, तो काम खराब हो गया। एक एक एग्जांपल देखी मार्केट में मैंने बड़ी अच्छी। एक बंदे ने क्या किया, उसका वो जो ना वो ये भी चले फर्जी प्रोडक्ट ही है, वो प्याली बेच रहा था, छोटी सी प्याली ना, 2 साइजेस की प्याली थी। एक प्याली थी जी 4 डॉलर की, ठीक है। दूसरी प्याली थी 6 डॉलर की, इस तरह से ना दोनों डिफरेंट थी, एक बड़ी एक छोटी। अच्छा, अब दोनों जो बड़ी और छोटी थी ना, वो एक ही अमेजोन की जो एफबीए फी टीयर है ना, वो एक ही टीयर में आती थी, बाहर नहीं जाती थी, एक एक ही टीयर में थी। तो इसमें जो है वो हमने चीज़ देखी कि एक की वो हमारी लैंडिंग कॉस्ट होगी शायद 70 सेंट्स, एक की लैंडिंग कॉस्ट होगी, हमारी नहीं थी ये, वैसे ही मैंने मार्केट में एक चीज़ ऑब्जर्व की, और दूसरी की लैंडिंग कॉस्ट थी 1 डॉलर ना, ठीक है। तो अब दोनों की एफबीआई फी सेम है, दोनों के सारे जो है वो डेफिनेटली, जब मैं लैंडिंग कॉस्ट की बात करूँ तो इसका एक कंपोनेंट एक्सवर्क्स प्राइस है, दूसरा कंपोनेंट जो इसकी शिपिंग फी है, ये चीज़ आ गई। लाइट वेट है प्रोडक्ट्स, ठीक है। या तो लोग जो है वो 4 डॉलर की एक बेच रहे हैं छोटे साइज की प्याली, या लोग जो है वो 6 डॉलर की दूसरी बेच रहे हैं बड़े साइज की प्याली ना। तो वो 4 और 6 दोनों की होगी 10, अगर दोनों को इकट्ठा लेना चाहेगा। और एक बंदे ने क्या किया, उसने ये किया कि जी ये जो प्याली है ना, दोनों दोनों को एक में ही डाल दिया। अच्छा, एफबीए फी टियर सेम रहा, क्योंकि वेट भी उस फी टियर के अंदर आ रहा था, और जो डायमेंशंस थी वो भी उस फी टियर के अंदर आ रही थी, ठीक है। अच्छा, उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो दोनों इंडिविजुअल की सोर्सिंग से कम होगी, क्योंकि वो लैंडिंग कॉस्ट के अंदर उसका फ्रीट का भी कंपोनेंट आता ना। तो वो फ्रीट का वेट मतलब इसका थोड़ा कंबाइन हुआ, वो दोनों के बजाय बेहतर रेट मिल गया, सोर्सिंग में भी उसने पैक की बात की, उसको सप्लायर से कंपैरेटिव प्राइस मिल गई। उसने ऑलमोस्ट कोई 1.3 के ऊपर, 1.4 के ऊपर इसकी लैंडिंग कॉस्ट रख दी, और उसने 6 की बजाय 60 डॉलर की लॉन्च कर दी, 6.99। अब आपको वो जो वैल्यू मिल रही है ना, वो वैल्यू सेम फी टियर में है, सेम प्राइस में, आप वो चीज़ अगर कोई बंदा इंडिविजुअली लेना चाहे उसको 10 डॉलर की मिलेगी, आप 60 डॉलर की दे रहे हैं, वैल्यू ऐड कर दी। कोई इन्वेंशन नहीं की उसने, कोई उसने जो है ना वो थॉमस एडिसन या ये मस्क भाई को नहीं बिठाया, उसने खुद जो है वो बैठ के ये ज़हन लड़ाया कि यार ये इस तरीके से अगर कर दूं तो कुछ डिफरेंट आ गया। ये डेफिनेशन है ये वैल्यू की, कि भाई हमने डिफरेंट कैसे करना है, मामला कैसे करना है, वो चीज़ आ गई। तो इसको अगर मैं लिख लूँ, इसको आप कर लें पैक की पैक की एग्जांपल ले लें। मतलब चलें कुछ भी आपकी याद दिलाने के लिए, कि अगर एक चीज़ आ जाए तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, जो उसके अलावा जो एक आपका वैल्यू ऐड करने का ये भी तरीका होता है, कि आप सिंपल जो है ना अपने प्रोडक्ट को ना जानना, समझना, देखना बड़ा ज़रूरी है, कि आप जो है वो इसमें सिंपली एक चीज़ चेक करें, कि भाई मेरा प्रोडक्ट के अंदर मैंने सिंपल सा एक कंपोनेंट ऐड कर दिया। जैसा मिसाल के तौर पर मैं लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी, कि लोग अगर ग्लास बेच रहे हो तो आप कोशिश करें कि यार ग्लास को पूरे हाथ से ग्रिप करना है, मैं उसके ऊपर हैंडल लगा के उसे कप बना दूँ। एक अच्छी एग्जांपल है कि मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट ऐड किया मैंने। कोई अगर आप वो जो है वो ब्रश यूज़ कर रहे हैं, कोई बॉडी मसाज के लिए या कुछ इस तरह से, तो उसको ग्रिप के लिए अगर ये इस तरह से ब्रश है, पहले पूरे ब्रश को मैंने ऐसे पकड़ना है, मैं उसके ऊपर पीछे एक हैंडल सा लगा दूँ, ये वैल्यू आ जाए ना। छोटे से एक किसी भी कंपोनेंट की इम्प्रूवमेंट, किसी भी एक छोटे से, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि बैग है, उस बैग के ऊपर सिंपल मैंने तनी लगा दी है ना एक, सिंपल एक उसको होल्ड करने के लिए एक ग्रिप, कि पूरे बैग को हाथ से पकड़ना है, आप 1-2 उँगलियों से पकड़ सकते हो। उस चीज़ को ऐड करना, ये एक वैल्यू है। तो आपके करंट डिज़ाइन में ये भी होता है, और अक्सर जो बड़े ब्रांड्स हैं ना गोरों के, वो ये चीज़ को करते हैं, और मुझे बड़ी पसंद है कि आप अपने ब्रांड को देख रहे हैं, आप अपने रिव्यूज़ को भी डेली पढ़ते हैं, आप अपने बायर्स के साथ भी इन कॉन्टैक्ट हैं, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपने पेज के ऊपर, ब्रांड के पेज के ऊपर चीज़ों को देख रहे हैं। आप उसकी सोशल लिसनिंग भी करते हैं, आपको आइडिया होता है कि यार इसमें जो है ना ये एक मसला है। आप अगर अगर उस मसले को हल करते हैं तो उसको आवाम से वेरीफ़ाई करवाएँ। वेरीफ़ाई करवा के तो अगर नेक्स्ट शिपमेंट में उसको उसके अपडेटेड वर्ज़न को कर दें। ठीक है, उसके अपडेटेड वर्ज़न को आप लॉन्च करें, और ठीक है, चीज़ बेहतरीन है, इसमें कोई मसला नहीं है। अनटिल अनलेस आपकी जो एडिशन है वो वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आपको उस चीज़ को करना चाहिए, ये आपको मार्केट में कंपैरेटिव एडवांटेज देता है। और अगर लोग उसको एप्रिशिएट करें तो फ़ौरी उसका पेटेंट भी करवा लें। आप उस प्रोडक्ट में जो जंग है ना रिव्यूज़ की या लड़ाई की या सोर्सिंग की, आप उससे आज़ाद होते जाते हैं।
आपने अपनी एक मॉडिफिकेशन ऐसे करवा ली है उस प्रोडक्ट को समझ के, ताकि अपने बायर्स को समझ के कि उस मॉडिफिकेशन से आपका एक तो वो मॉडिफिकेशन आई, आपने वो बताया कि भाई न्यू डिज़ाइन कमिंग, पहले बुलेट पॉइंट में बंदा लिख देता है, सेकंड बैच शिपमेंट में भेज दिया, पहला बैच जब आउट ऑफ स्टॉक गया तब सेकंड बैच को हमने ऐड कर दिया ना, वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्टॉक फॉर द गुड कॉज है, उसमें मसला नहीं आता। और इस चीज़ को करके आपने चीज़ ये कर दी कि जो डिज़ाइन है वो नया अवाम ने अप्रिशिएट किया। आपने पहले सुना ही अवाम के मसलों से था, जब अवाम ने उसको अप्रिशिएट किया तो आपने उसको उसका पेटेंट भी करवा दिया, उसको आपने प्रिज़र्व करवा दिया कि क्या चीज़ आ जाएगी। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, अब इसमें एक जो मज़ेदार बात आती है वो ये है कि हमेशा-हमेशा जब आपने अपना डिज़ाइन सिलेक्शन की पूरी एक ड्रिल कर ली है ना, ठीक है? और इस डिज़ाइन सिलेक्शन के बाद आपने मल्टीपल तरीकों से अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर दिया, ठीक है? वो वैल्यू एक एक सिंपल, ये मैं आपको बात बताना भूल गया था। हाँ, पैकेजिंग कुछ लोग ना ब्राउन कलर की पैकेजिंग कराएँगे बिला वजह। मतलब प्रोडक्ट में लोग कोई नीले रंग की पैकेजिंग करवा रहा है, कोई काले रंग की करवा रहा है, कोई बड़ी महँगी पैकेजिंग करवा रहा है। एक बंदा उठेगा वो सिंपल खाकी रंग की पैकेजिंग करवा देगा ना। तो अगेन वो वैल्यू एडिशन हो रही है एक कांसेप्ट के साथ अटैचमेंट करके, वो बायोडिग्रेडेबल का हो गया या इको फ्रेंडली पैकेजिंग करके दिल जीतते हैं। ठीक है ना? वो दिल जीतते हैं कि जी ये इको फ्रेंडली हम पैकेजिंग कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन मिलती है। वो लोगों के डिसीज़न के ऊपर ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक यूनिवर्सल सी चीज़ें हैं, जो गैप्स जो कि आपने बस स्टैंड आउट करना है, आपने जिस जो है ना अपने आप को थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना है, इन बड़ी छोटी-छोटी तरह की चीज़ों से ना। तो मेरी तो अभी यही कोशिश होती है कि किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ के उसमें कुछ ना कुछ हम डिफरेंट करें। ऐसा डिफरेंट, अब उस डिफरेंट की डेफिनेशन क्या है, जो कि वैल्यू ऐड करे लोगों को। वैल्यू ऐड करने का क्या मकसद है कि वो बाकी जगहों पर देखे तो कहीं यार ये इस प्राइस में ये दे रहा है, ये बंदा सेम प्राइस में उससे ज्यादा अच्छी चीज दे रहा है, या अगर ये बंदा प्राइस ज्यादा ले रहा है तो अब प्राइस भी ज्यादा ले ले, मसला नहीं है, इसकी वैल्यू अच्छी मिल रही है, उसके मुकाबले में मुझे जो चीज मिल रही है वो ज्यादा अच्छी मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ जो है ना, ये लॉन्च का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस चीज़ को करके जो भी बंदा, अगर एक सेलर पर्सपेक्टिव से आप देखें ना, जो बंदा खुद प्रोडक्ट लॉन्चेस करता है, ए टू ज़ेड लॉन्चेस करना जानता है, ये लॉन्च के लिए एक बड़ी क्रूशियल चीज़ है, ठीक है? और फिर आपकी लॉन्च ऐसे चलती है, फिर इस तरह की प्रोडक्ट्स जो चल रही होती है ना, अभी मेरे पास चल रही हैं, उनकी लॉन्च ऐसी होती है कि बस ठीक है, चल रही है। कोई पता ही नहीं है कि भाई क्या है मामला, कैसे चल रहा है, सुकून है। लॉन्चेस खुद ब खुद ही लोगों की कन्वर्जन ही इतनी अच्छी होती है। आपकी लॉन्च के अंदर सारी एफर्ट जाती है, कौन से कीवर्ड बिकते हैं, कीवर्ड कौन से अच्छे हैं, मैंने स्टफिंग ठीक की कि नहीं की, कन्वर्जन ऐसी है। ये चीज़ आपकी कन्वर्जन के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। अगर ये चीज़ अच्छी है, आपकी कॉस्ट वैसे ही शुरू से अच्छी जाती है। आपकी जो प्रोडक्ट की रैंकिंग स्टेबिलिटी वैसे ही अच्छी हो जाती है, ठीक है ना? तो लॉन्च के बेसिकली आ जाते हैं आपके 2 कंपोनेंट। एक, सारी मार्केटिंग की एफर्ट्स, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, वो गिव अवेज़ है, वो पीपीसी है, वो ब्रांड बिल्डिंग है, वो व्हाट्सोएवर है। एक वो चीज़ है। वो बेसिकली है ट्रैक्शन दिलवाना या विजिबिलिटी दिलवाना या पब्लिक की आँखों के सामने लेके आना अपने प्रोडक्ट को, मंज़र आम पर लेके आना, हाइलाइट करना, वो सब चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों से आप कभी मजबूर नहीं कर सकते कि बंदा आपकी प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर आपने इन चीज़ों पर इधर एफर्ट ही ना की हुई, तो उन सारी एफर्ट्स की आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं ना, तो उन सारी एफर्ट्स की आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है ना? तो ख़ास तौर पे अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है जिसमें लेट्स से रेजिस्टेंस बैंड आप कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स से आप जो इस तरह की ना कोई ब्रांडेड योगा मैट टाइप चीज़ कर रहे हैं, बड़ी ब्रांडिंग वाली चीज़ है। तो आपकी उधर लिस्टिंग के ऊपर ब्रांडिंग, एक पर्टिकुलर कलर थीम, उस चीज़ को फ़ॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं फ़ॉलो करते तो आपको अपने कंपैरेटर्स के ऊपर एक, मतलब उनको आपके ऊपर एक कंपैरेटिव एडवांटेज ऑलरेडी है। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें अच्छी खासी एक, मतलब ये अब आपके सामने जितनी भी एग्ज़ाम्पल दी हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जी आपको कोई 3 महीने लग गए हों, ठीक है ना? 4 महीने लग गए हों। एक एक मेरा और आपको मिसाल देता हूँ, एक वो चीज़ थी फूड क्लिप्स के टाइप से ना, कुछ फूड फूड क्लैम्प्स आते हैं, वो जो आपका रैपर है ना, लाइक लेट्स से आपका कोई वो पॉली बैग या कुछ इस तरह का फूड रैपर है जिसके अंदर फूड है, उसको फ़ोल्ड करके ऊपर क्लैंप लगा देते हैं ना, ये प्रोडक्ट है। एक मेरे ना क्लाइंट ने इस तरह से किया कि उसने अपनी तरफ से बड़ा टाइम लगा के उसका एक खुद का एक अपना डिज़ाइन बनवाया, और उसमें वो भी है, आइकिया भी है।
IKEA भी है उसके अंदर, और मेरे क्लाइंट ने ना अपना डिज़ाइन बनवाया। अच्छा, उसने वो डिज़ाइन का ये था, बस थोड़ी-सी उसकी शेप डिफरेंट थी, और मार्केट में अगर एक तरह के तर्ज के लोग चल रहे हैं, मार्केट में वो क्लैंप नहीं सिंपल आता है कि मतलब ये एक बिल्कुल पट्टी है और उसके ऊपर यहाँ से इसका हिंज लगा हुआ है, उस हिंज के थ्रू जाके वो पट्टी दोबारा से बंद हो जाएगी। एक इस तरह का होता है ना, ये पूरा प्लास्टिक का बैग पड़ा हुआ है, ये उसके एक साइड पे पट्टी डाली, यहाँ पर हिंज लगा हुआ है, इस हिंज के थ्रू आके इधर ये बंद कर दिया। मार्केट में ना इस तरह के सस्ते क्लैंप चल रहे थे। उसने जिस तरह पेपर बोर्ड का क्लैंप होता है वो वाला एक क्लैंप लगा दिया। अब उसने कुछ नहीं किया, एक चीज़ थी जो उसी कॉस्ट में उसने एक डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ़र कर दिया। अब IKEA एक ब्रांड है, लोग IKEA की तरफ जाते जा रहे थे, IKEA वाला डिज़ाइन कर, वो IKEA शायद नहीं देख रहा, वो लोग उस डिज़ाइन को कॉपी भी कर रहे हैं, अच्छा खासा जो भी चल रहा है। तो लोग उस तरफ है, इस बंदे ने डिफरेंट डिज़ाइन के साथ लेके आया। मेरा ख़्याल है कि कोई इसकी लॉन्च का एक्सपेंस नहीं मैंने देखा, यूएस के अंदर बात कर रहा हूँ आपको। जब भी जैसे-जैसे यूनिट्स आते जाए वैसे-वैसे बिकते जा रहे हैं, जैसे-जैसे यूनिट्स आते जा रहे हैं वैसे-वैसे बिकते जा रहे हैं। अब डेफिनेशन क्या है कि ऐसा डिफरेंट नहीं करना कि जी मैंने डिफरेंट किया, वो वीट ग्राइंडर की तरह नहीं करना, और जी ये डिफरेंट किया, पेटेंट किया 2 साल लगा के, और ये अब मैं $80 की बेचूँगा। और फिर आपके लिए अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, आपके लिए फिर एटसी है, शॉपिफ़ाई है, इस तरह की जगह है, आप उधर जाके बेचें। ठीक है ना? आपको सेम आपको ये वैल्यू जो है वो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, या आपकी प्रोडक्ट अगर सेम वैल्यू एवरीथिंग सेम है, हर चीज़ ओके है, तो डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट स्टैंड आउट करनी चाहिए। स्टैंड आउट अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं करेगी तो मसला होगा, ठीक है? ये एक चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है? आपने ये चीज़ कर ली, हमेशा, हमेशा आपने ये करना है, नहीं, नहीं 3-3 महीने तक ना स्टडी करें, आप तो मुझे डरा रहे हैं, ये तो 3-4 दिन में बस हम करके आगे चले जाते हैं सर, और मेरे फिर क्लाइंट्स कैसे उनको मैं भुगताऊँगा, और मेरा गुलशन का कारोबार कैसे चलेगा? अगर मैं 3 महीने इधर बैठ गया, तो हम तो बड़े क्विक होते हैं इसमें। अच्छा, लेकिन उसमें अब एक मज़ेदार चीज़ ये है, आप ये सारी चीज़ें करने के बाद ना एक चीज़ आपने वाजिब करनी है, वो ये है कि अपनी प्रोडक्ट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जाके यहाँ पर सोशल लिसनिंग वाली जगह पर जाएँ। इस स्टेज पर आप जाएँ, ब्लॉग्स पे सॉरी कोरा के ऊपर चले जाएँ। इस स्टेज पर आप जो है वो फ़ेसबुक के ग्रुप्स के ऊपर चले जाएँ। इस स्टेज पर आप जो है वो बेशक ऐड चला के रेलेवेंट बंदों को टारगेट करके उनसे पोल करवा लें, ठीक है? और यूएस के अंदर तो बड़ा आसान है, आप पिकफू के ऊपर चले जाएँ ना। पिकफू काफ़ी प्रीच भी कर चुके हैं, ये बड़ी देर पहले वो थे अपने ज़ीशान जलील भाई थे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था गाइडेंस में ना। तो पिकफू का है, पिकफू के ऊपर आप चले जाएँ। ये इसके पीछे रिसेंटली मेरे ख्याल से इसके रिलेटेड हमारे किसी प्लेटफॉर्म ने इसको सेशन भी इसके ऊपर किया है और सारी चीज़ें। तो पिकफू के ऊपर जाके उधर पब्लिक का पोल होता है, सिंपल $1 एक बंदे की कॉस्ट पड़ती है। 50 बंदों की कॉस्ट करवानी है वो 50 आ जाएगा। 100 बंदों का करवाना है तो वो $100 लगते हैं इसके, और वो विदिन मिनट्स जो है वो आपको बता देता है। उधर आप अपनी प्रोडक्ट का जो भी आपने वैल्यू ऐड की है उसको टेस्ट लाज़मी करवाएँ। और अगर उधर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो रुक जाएँ, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले सब्र का दामन हाथ में पकड़ लें, ठीक है? सिंपल सा एक सवाल पूछें, लोगों ने आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है, आपके टाइटल को देख के, इमेज को देख के ना, बुलेट पॉइंट को कोई नहीं पढ़ता-पुढ़ता सिवाय एक माइनर तबके के 20-25% लोगों के। आपका एक सिंपल सा सवाल हो, बेस्ड अपॉन द इमेज व्हिच प्रोडक्ट वुड यू लाइक टू बाय? इधर आपकी अपनी प्रोडक्ट आ जाए, और वो डेफिनेटली आपने जो भी बनाया उसको इमेज में आप उसकी अच्छी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं, और इधर आपका जो दी बेस्ट अच्छी कन्वर्जन वाला, अच्छे रिव्यूज वाला, अच्छे रेवेन्यू वाला, 2-3 भी आ सकते हैं कंपेटिटर्स है, वो आ जाए, ठीक है ना? और आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट को कितने परसेंट लोग पसंद करते हैं। आफ्टर एडिंग ऑल दिस वैल्यू, आफ्टर सेलेक्टिंग द बेस्ट डिजाइन, अगर आपकी प्रोडक्ट को एटलीस्ट आपके कंपेटिटर, आपने टॉप का बंदा सिलेक्ट किया हुआ, उसके बराबर की वेटेज मिले ना एटलीस्ट, तब आपने जाना है, ठीक है? एटलीस्ट आपको उसके बराबर की एक वेटेज मिले तो तब आपने जाना है, क्योंकि वो जो चीज़ है वो आपको सोशल वेरिफिकेशन मिल रही है, सोशल प्रूफ आपको मिल रहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ठीक है? ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और अगर यहाँ पर आवाम कह रही है नहीं भाई नहीं, पसंद नहीं आ रहा, तो आपने दोबारा जाना है, कहीं आपके इधर डिज़ाइन सिलेक्शन में इश्यू है, ये तो शायद लाइन इसकी है, कहीं आप इसके डिज़ाइन सिलेक्शन में इश्यू है, या कहीं न कहीं आप वैल्यू ऐड करते हैं जज़्बात में आगे चले गए हैं, ठीक है? और आपके जो जज़्बात है ना वो आपने उन्होंने आपको गलत गाइड कर दिया, और आपने ऐसी शाहाना प्रोडक्ट बना लिया जो कि शायद लोग ना लें। तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है।
इस चीज़ को ख्याल रखना ये बड़ा ज़रूरी है कि इन द एंड हमेशा 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 यूके के केस में आई गेस पिकफू का प्लेटफॉर्म नहीं सर्व करता। और उधर देख लें कोई फेसबुक के ऊपर पोल आपको करवाना पड़े सिंपल, या रेलेवेंट ग्रुप्स में चले जाएं। फेसबुक के जैसा फॉर एग्जांपल बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मॉम्स के ग्रुप में चले जाएं, कोई ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, लेडीज़ के ग्रुप में चले जाएं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जिम फ्रीक्स के ग्रुप्स में चले जाएं। उनके कौन सा क्या रेडिट रेडिट के ऊपर उससे रिलेटेड ग्रुप में चले जाएं, वहाँ पर बड़ी वैल्यूएबल आपको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। उधर जाके मल्टीपल जगहों से सर्वे सिंपल पोल करवाएं, इजाज़त लें, एडमिन से बात कर लें, एडमिन को पैसे दे दें, को भाई ये पैसे ले लो, हमें इसका पोल करके दो, और ऑडियंस वेट होगा हमें जो है ना अच्छी चाहिए कि तुम्हारी ऑडियंस की क्वालिटी क्या है। तो उस चीज़ को करके आप एक वेरिफिकेशन करें, कभी भी ये ना समझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है दैट इज़ फाइन, लेकिन आवाम को अच्छा लगता है कि नहीं, ये बड़ा एक नाजुक सवाल है। तो आपने पोल लाजमी करवाना है। हाँ बिल्कुल, आप इन्फ्लुएंसर से पोल करवा सकते हैं, वो मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपने इस चीज़ को कंफर्म करना है, ठीक है। ये बात आ गई। अच्छा, अब आ जाएं आप तीसरी चीज़ के ऊपर, कि ये तो एक था ना कि आपने बेसिक मार्केट के अंदर अवेलेबल डिज़ाइन को कैसे देखना है, उसके ऊपर जो सेकंड हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था कि आपने उसके अंदर वैल्यू कैसे ऐड करनी है, मैंने आपको उसके छोटे छोटे सादे तरीके भी बता दिए, और उसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स भी कोट कर दी। और अभी तो मेरे से चैट में भी एक दो बंदों ने वेरीफाई किया कि हाँ जी, अगर ये ना इसके बारे में फिलहाल मुझे तो अपने वाले साहब की बात बड़ी याद है, और वो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, वो मुझे बताते होते हैं, कहते बेटा जो चीज़ ना मुश्किल से बने ना वो आसानी से बिक जाती है, और जो चीज़ आसानी से बने ना वो बड़ी मुश्किल से बिकती है। तो बिकने का जो कंसेप्ट है ना उसको आप लॉन्च के साथ कोरिलेट कर लें। तो आपने जितनी अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर या डिज़ाइन की सिलेक्शन के अंदर एफर्ट की होगी ना, मैं इसके बारे में गारंटी लेता हूँ, मैं पिछले अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से ये चीज़ कह सकता हूँ कि वो चीज़ बड़ी आसानी से बिकती है। उनकी लॉन्चेस जो है वो ऐसे हुई हैं हमारी कि जैसे शायद अगर कोई बिगिनर लेवल के बंदे को भी मैं उसकी लॉन्च दे देता ना तो वो भी कर लेता, ठीक है। और जहाँ पर यहाँ पर कमी थी ना, वहाँ पर आप जिस मर्जी बंदे को पकड़ लें। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, जब भी मैं न्यू कमर्स को देखता हूँ मल्टीपल मीटअप्स के ऊपर या वैसे मैसेंजर में बात होती है, तो उनके क्लाइंट्स की प्रोडक्ट में मेजोरिटी में ये मसला होता है। तो इस तर्ज को समझना, इसको एनालाइज करना, इसको इशू को पॉइंट आउट करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि लॉन्च का कतन मतलब नहीं है मैं पीपीसी चलाऊंगा तो मेरी कन्वर्जन बढ़ जाएगी, उसका मतलब है मुझे विजिबिलिटी मिल जाएगी। कन्वर्जन अगेन डिपेंड्स अपॉन योर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग बाय योर डिजाइन या योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर वो चीज़ नहीं है, अच्छी वैल्यू नहीं है, तो भाई फिर काम नहीं होने वाला, फिर आपका मामला मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब आगे आ जाए, एक ये जो बड़ा एक नाजुक सा कंसेप्ट है ये इसका, अमेजोन के फी टियर का। ये सिंपल अमेजोन आप लिखें टियर साइज, ठीक है, अमेजोन ये प्रोडक्ट साइज टियर, गूगल पे तो ये पहला ऑप्शन यही आ जाता है हमारे पास ना। अब अमेजोन आपको दो चीज़ें ये बता रहा है, इस चीज़ को ना ये इधर देख लें, ये बड़ा ज़रूरी है। दो चीज़ें, दो बातों का आपने ध्यान रखना है। और इसमें जो सबसे पहली एक चीज़ आती है ना हमारी, वो ये है, यहाँ पर आपने इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। 12 आउंस का ये तकरीबन 16 आउंस का 1 पाउंड होता है, 12 आउंस मतलब 0.75 पाउंड, ठीक है। आपका जो वेट अगर 12 आउंस तक है, ठीक है, और आपकी डायमेंशंस ये हैं, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट 15 इंचेस, मीडियम साइज 12 इंचेस, शॉर्टेस्ट साइज 0.75 इंचेस। ये अगर चीज़ हैं तो उस चीज़ में ये आप इसका मामला देखें कि आपका जो 0.75 है ना, एक इसको आपने ध्यान में रखना है, एक इस 12 आउंस को ध्यान में रखना है। कभी कभार होता क्या है कि आपकी ये प्रोडक्ट होती है वो 0.8 पाउंड की होती है, या आपकी जो प्रोडक्ट है उसका, अब जो मैंने आपको वो बता रहा हूँ ना जिसमें पॉलीबैग का साइज बड़ा था, उसमें आगे इसका कुछ हमारा आ रहा था गैप ना, ये हमारा 0.85 पे जा रहा था। इसको हमने सिंपली 0.73 इंच पे किया है, तो ये आप देख लें कि इसके कितने बचे होंगे पैसे। ये आप देख लें कि ये साथ ही ना इसका यहाँ से ये प्रोडक्ट साइज टियर आपने लिख लिया, तो ये अमेजोन की फुलफिलमेंट फ़ी पे क्लिक करें। फुलफिलमेंट फ़ी पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाता है
एमसीएफ ऑर्डर पे फुलफिलमेंट फी डिफरेंस देखनी है, यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल अमेजोन के ऑर्डर की फुलफिलमेंट फी देखनी है तो यहाँ से आपको आ जाएगी, आप इस पर क्लिक करें तो इसको ओपन कर लें, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। अभी तक अगर आप देखें तो ये चीज़ है, ये जी स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, इसकी बात करें स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, और ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज। अब दोनों के ऊपर जो आपके प्राइसेस हैं वो सेम है, सॉरी वेट है वो आपका सेम है। ये 10 तकरीबन है औंस या उससे कम, ये भी है 10 पाउंड से उससे कम। अच्छा, अब ये दोनों में क्या फ़ी का डिफरेंस है, तकरीबन 81 सेंट्स का फ़र्क है। ये आप देख रहे हैं, 10 आउंस या उससे कम, ये भी 10 आउंस या उससे कम। ये स्मॉल स्टैंडर्ड है, ये लार्ज स्टैंडर्ड है। आइए देखते हैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज क्या होता है और लार्ज स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। ये जी हमारा आ गया स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, ये वाला है, ठीक है। ये अगर मैं इधर आ जाऊँ, किधर इधर लिखा आएगा, ये वाला आ गया, ये स्मॉल स्टैंडर्ड साइज आ गया, ये लार्ज। मतलब 15 इंच से, और मीडियम साइज 12 इंच, ये शॉर्टेस्ट 0.75 इंच। अब हमारी कितनी ही प्रोडक्ट्स हैं, आप भी देखेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी आमतौर पर जो है ना वो हमने बड़े प्राइस की प्रोडक्ट पे कम ही जाते हैं। तो और वैसे भी दुनिया भी, वैसे भी जो नया नया हमारे पास मेजोरिटी क्लाइंट्स आते हैं नए नए बंदे हैं ना, ये हम भी जब हाथ साफ करने जाए नए नए काम करते हैं, तो उसमें छोटी प्रोडक्ट को ही पकड़ते हैं। कितनी आपको एग्जांपल्स ऐसी मिलेंगी कि अगर आपका ये जो एक छोटा साइज है ना, मैंने अपनी अपनी रिसेंटली एक प्रोडक्ट को, उसकी हमारी जो एफ बी ए फी है वो 5-6 से कम होके ये 3-3.5 पे आ रही है, ठीक है। ये 3-3.5 पे आ रही है, तो उसका जो है ना ये एक सिंपल सी चीज़ है कि इसको 0.75 इंच से कम करें शॉर्टेस्ट साइड को, और अच्छी खासी हमारी उसमें एफ बी ए की फ़ी बच जाएगी। आपने इसमें ये नहीं चीज़ चेक करनी, लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं जी, मैंने अपने 5 कंपेरेटर्स को देखा और एक कंपैरेटर था उसकी एफबीएफई कम थी, दूसरे की ज़्यादा थी, तो मैंने जो है ना वो ज़्यादा वाले को अवॉइड कर लिया और छोटे वाले के साथ उसकी उसके एग्जैक्टली डायमेंशंस को कवर कर लिया, इस तरह मैंने पैसे बचा लिए। ये स्टार्टिंग में होता है। लेकिन अभी जो मैच्योरिटी ये है कि आपको आपकी आंखों के सामने आपको रटे हुए हों ये 18 इंच, 14 इंच और ये 8 इंच, ये लार्ज स्टैंडर्ड। इससे जो है ना वो मतलब इससे ऊपर कुछ गया तो वो नुकसानदेह है, ठीक है। और नीचे यहाँ पर 12 आउंस और 0.75 इंच से ऊपर गया तो इधर नुकसानदेह है। ये आमतौर पर ये दोनों तो कम हो ही जाती हैं, 15-12 ये दोनों कम हो ही जाती हैं। एक इसका ध्यान रखना 0.75 इंच का, एक ये 12 आउंस का ध्यान रखना, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखना कि भाई मैंने 0.75 पाउंड से नीचे नीचे ही रहना है। और ये शॉर्टेस्ट ये तकरीबन फ्लैट ही बन जाती है, 0.75 है ना, ये तकरीबन फ्लैट टाइप ही मतलब 0.25 इंच है, इतना बन रहा है। तो ये शॉर्टेस्ट साइड आपकी इतनी ही रहे। एक इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, और फिर जब आप लार्ज स्टैंडर्ड में आ जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि मेरी प्रोडक्ट 18 इंच से एक्सीड ना करे। ये बड़ा ज़रूरी है। और ऐसा क्या होता है कि कभी कभार, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली रिसेंटली एक तो पुराने तो जो चल रहे हैं, पिछले 2 महीनों में हमने कोई अपनी 25-30 प्रोडक्ट का सर्वे किया, और उसमें से हम 4 प्रोडक्ट्स को, एक आपको पॉलीबैग वाली बता दी, एक दूसरी है जिसको अब हम उसके स्मॉल साइज को अपनी पैकेजिंग ही चेंज कर रहे हैं। हम वो शशके वाली पैकेजिंग को छोड़ के उस पैकेजिंग पे जा रहे हैं जिसपे 0.75 पे आ, एक सेकेंड जी। अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है ना, मेरी इशू तो नहीं है कोई, क्योंकि इधर से मेरे ख्याल से अच्छा ठीक है, सॉरी। तो उसमें रिसेंटली अभी एक हमने प्रोडक्ट का किया कि जिसमें 0.75 पाउंड जो है वो 0.75 इंचेस से नीचे नीचे अपने डायमेंशन को किया, और अच्छा खासा उसके रेट कम कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है ना, इसको एक आपने ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। एक होती है जिस तरह पूरी दुनिया में सोच चलती है, मैं बड़ा कॉमनली आदी हूँ इस सोच को फेस करने का, कि भाई मेरा कंपटीटर ऐसे कर रहा है तो मैंने ये चीज़ करनी है। एक होता है कि आप खुद अपने डायमेंशंस को देखें, आप अपने डिज़ाइन सिलेक्शन के डिसीजन के अंदर इस चीज़ को शामिल करें कि भाई एक मेरा डिज़ाइन है वो 15 इंच का है, या लेट से 17 इंच का, 12 इंच का, और 0.8 इंच का ना। दूसरा डिज़ाइन है वो मेरा इससे कम हो सकता है, इसको मैं कम कर सकता हूँ। तो उस पे आप फिर उसको इस नज़रिए से देखेंगे, अच्छा यार अगर मैं इसको कम करता हूँ, मैं लार्ज स्टैंडर्ड से स्मॉल स्टैंडर्ड में चला जाऊंगा। आप एज्यूम कर लें कि आपका जो ऑनसेज है वो 10 से ऊपर ही है दोनों के, मेरी फीस 3.48 की बजाय 2.63 पे आ जाएगी। मुझे जो है तकरीबन 80 सेंट्स का एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है यार, गो फॉर दैट।
वो चीज आपको, आप अपनी वही, आप अपनी वैल्यू सेंस में देखेंगे कि भाई यही डिजाइन रख के मैंने अपनी प्राइस कम कर देनी है। लोग नहीं इसकी डायमेंशंस को कम कर रहे, लेकिन मैं कर सकता हूँ। इसकी एक मोटी आपको मिसाल देता हूँ। काफी मशहूर जमाना प्रोडक्ट है, कोई ढकी छुपी नहीं है वो ना, हुक्स लोग करते हैं, कोट हुक्स, उसकी प्रोडक्ट को करते हैं। उसमें अक्सर लोगों का ये ध्यान नहीं आता। लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि भाई हमने फिलहाल उसमें ना जाइएगा, अपने एक कुलीग का वो डिज़ाइन पेटेंटेड है हर जगह से। तो अपने इधर एक भजन का हुआ भी है लॉस का मामला ना, तो उस चीज़ को एक आपने ध्यान में रखना है कि जाइएगा ना, वो डिज़ाइन पेटेंट हरी हुई पड़ी है। अब वो एक प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें लोग आमतौर पे देखते हैं, वो एक जो उसकी लंबी सी पट्टी आती है ना, वो 15-16 इंचज की तकरीबन होती है। अच्छा, उसकी जब उन्होंने पैकेजिंग की, पैकेजिंग करते कराते जो उसकी फाइनल पैकेजिंग का उसका साइज बनता ना, वो साइज इधर आ जाता है 18 इंच का। वो 18.2, 18.3 इस तरह से उसका पैकेजिंग का साइज बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चीज़ आपने की तो आप लार्ज स्टैंडर्ड की जो लॉन्गेस्ट साइड थी उससे आगे निकल गए, ठीक है ना। ये जो हमारा लार्ज स्टैंडर्ड आ गया, इससे आप आगे निकल गए, और आपकी जो एफ बी एफ है वो एकदम से ही 8 के ऊपर जाके कहीं सेटल हो जाएगी।